यह कहानी आरजू की है। अचानक एक शाम उसकी सौतेली बहन ने एहसान जताते हुए जबरदस्ती उसे पापा के साथ सिंघियानस की ग्रैंड पार्टी में भेज दिया। उसने जिंदगी में पहली बार इतनी आलीशान पार्टी देखी थी। तभी उसकी नज़र बिजनेस टाइकून राहुल सिंघानिया पे पड़ी। हमेशा की तरह वो आज भी लड़कियों के बीच घिरा हुआ था। राहुल सिंघानिया की फोटो हर रोज एक नई गर्लफ्रेंड के साथ न्यूज़पेपर में छपती थी। वो उसे नजरें फेरती हुई चुपचाप जाकर आइसक्रीम के मजे लेने लगी। लेकिन तभी किसी ने उसके पास आकर कहा, ये होगी मेरी वाइफ मिसेस सिंघानिया। उसने नजरें उठाई तो सामने राहुल को देख उसके होश उड़ गए। आरजू अपने पापा की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। लेकिन पापा उसकी बात को अनसुना करके बोले, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या आरजू की शादी सच में राहुल से हो जाएगी? आखिर आरजू के फादर ने क्या शर्त रखी थी? राहुल ने अचानक आरजू से शादी करने का फैसला क्यों लिया था? यह सब जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसका अगला भाग या फिर इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी कहानी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दादाजी की बात सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगे। राहुल उठकर खड़ा हो गया। उसने दादाजी और पापा के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और बोला, दादाजी, मैं निक्की से शादी करना चाहता हूँ, उसका हाथ मांगने आया हूँ। दादाजी और पापा तो राहुल से पहले ही नाराज थे कि उसने आरजू मतलब उनकी निक्की से पहले शादी की, फिर तलाक दे दिया। वो बोले, बेटा, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तुम तलाकशुदा हो और हमारी बेटी की अभी शादी भी नहीं हुई है। ये हमारी बेटी है, हम एक से एक लड़का ढूंढ लेंगे इसके लिए। राहुल के पैरों तले से तो मानो किसी ने जमीन खींच ली हो। वो सोफे पर बैठ गया, फिर कुछ सोचकर बोला, दादाजी, निक्की को मैं बचपन से प्यार करता हूँ और बड़ी बात तो ये है कि निक्की भी मुझे प्यार करती है। तो आप प्लीज ये पुराने जमाने के अमरीश पुरी ना बनिए, बस हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अमरीश पुरी से क्या मतलब है? पता भी है कितना बड़ा, कितना अच्छा एक्टर था वो। उसका नाम इज्जत से लिया करो। आजकल के बच्चे भी बस। दादाजी अमरीश पुरी के बहुत बड़े फैन थे। उन्हें राहुल की और कोई बात सुनाई ही नहीं दी सिवाय अमरीश पुरी के नाम के। सब मुंह छुपा के हंसने लगे। राहुल को भी हंसी आ गई। उसने बड़ी मुश्किल से दबाई। निक्की गुस्से से बोली, तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो आरजू के साथ तुम्हारा क्या था? कल तक तो तुम आरजू आरजू ये आरजू वो करते थकते नहीं थे। अब एक दिन में आरजू को छोड़कर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तुम्हारा क्या पता कल कोई और मिल जाए तो तुम उससे प्यार करने लगो। ये सच है कि मैं आरजू से प्यार करता हूँ, पर बचपन से जवानी तक मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मैंने जिंदगी में सिर्फ तुम्हें और आरजू से ही प्यार किया है। राहुल बोला, देख लो, तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम आरजू को भी प्यार करते हो। ये कैसे हो सकता है? हमें मंजूर नहीं है। पापा बोले, अब मैं झूठ कैसे बोल दूं कि मैं नहीं करता, जबकि सच यही है, मैं आरजू से प्यार करता हूँ, इसलिए निक्की से भी प्यार करता हूँ। अगर मैं आरजू से प्यार नहीं करता तो मैं निक्की से भी नहीं करता। राहुल अब भी उन्हें घुमा रहा था। जानते सभी थे मगर सभी नाटक कर रहे थे। राहुल, अब तुम घर जाओ, इस मामले में फिर बात करेंगे। उदय बोला, नहीं यार, मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं चला गया तो मेरी आरजू का क्या होगा? जितना प्यार मैं आरजू से करता हूँ उतना वो भी तो मुझसे करती है। क्यों आरजू, करती हो ना? राहुल ने निक्की के पास होकर पूछा। सभी खड़े हो गए थे और उसके पास आ गए थे कि कहीं निक्की को कोई नुकसान न पहुंचाए। सब उसकी बात सुनकर हैरान रह गए, लेकिन सबने नाटक जारी रखा। ये क्या नया ड्रामा है? पापा बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? पहले दिमाग खराब था, तभी तो मैं इन्हें दो समझता रहा। अब तो ठीक हुआ है, मैंने इसे पहचान लिया है कि ये मेरी आरजू ही है। बाकी सब धोखा खा सकते हैं पर मैं नहीं। क्यों उदय? क्यों आरजू? तुम सब मिलकर इतने दिन से मेरा उल्लू बना रहे थे। आज जो मैंने जरा सा नाटक किया तो कैसे तिलमिला गए दोनों। राहुल ने हंसते हुए कहा। वो आरजू के सामने एक घुटना टेक कर बैठ गया और जेब से रिंग निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आरजू, मैंने तुम्हें तलाक देने का गुनाह किया। क्या तुम मुझे माफ करके मुझसे शादी करोगी? सब निक्की की तरफ देखने लगे। उसकी आंखों में आंसू थे मगर खुशी के। उसे खुशी थी कि राहुल उसे चाहता है। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने राहुल पर शक क्यों किया। वो अपने ख्यालों में खोई थी कि राहुल बोला, जवाब दो आरजू। आरजू ने उसकी तरफ देखा।
अगर मैं ना कर दूं तो मैं फिर कोशिश करूंगा। जब तक तुम हाँ नहीं करोगी मैं कोशिश करता रहूंगा, राहुल बोला। आरजू ने आंसू भरी आंखों से सर हिलाते हुए कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर रिंग डाल दी। सभी तालियां बजाने लगे। उदय ने राहुल को गले लगा लिया। देखा, मैं ना कहता था मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। राहुल आरजू तो थोड़ा बहक गई थी, पर मुझे पता था कि मेरा राहुल इतना घटिया नहीं है कि वो दोनों को धोखा दे। मुझे भी नाज है अपनी दोस्ती पर कमीने, तूने क्या दोस्ती निभाई? हाँ, ये अगर तुझे पता चल गया था कि आरजू है तो सीधे ही क्यों नहीं बताया? राहुल बोला। ठीक ही तो किया। अगर मैंने ये नहीं किया होता तो ये कैसे पता चलता कि तुम आरजू से इतना प्यार करते हो? उदय बोला। चलो, बातें तो बहुत हो गई। अब ये तुम्हारा दोस्त ही नहीं, इस घर का दामाद भी है। इसकी आओ भगत करो भाई। और निक्की बेटा, जाओ आरजू बनकर आओ। हमें भी ऐसे अजीब सी लगती हो तुम, दादाजी बोले। राहुल सबसे नजरें चुराकर आरजू को देख रहा था, जिसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। वो उठी और बोली, मैं अभी आती हूँ, कहकर वो अपने कमरे की ओर चली गई। राहुल उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। राहुल ने अपने पापा को वीडियो कॉल करके बताया, पापा, मैंने आरजू को मना लिया है। अब जल्द ही शादी करने वाले हैं। पता है पापा, आरजू ही खोई हुई निक्की है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर अब मेरे संबंधी बदल गए हैं। कहाँ है मेरा यार? राहुल के पापा बोले। राहुल ने उदय के पापा की तरफ फोन कर दिया। राहुल के पापा बोले, हाँ जी समधी जी, क्या हाल है? यार, अपनी भी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई, अब कोई और ख्वाहिश नहीं रही। लेकिन मिस्टर किशोर का क्या, जो पहले इसके पापा थे? कहीं उसने तो नहीं इसे किडनैप किया था? नहीं, आरजू कहती है कि वो अच्छा बंदा है, बस उसकी बीवी और बेटी उसे मजबूर करते हैं ये सब करने के लिए। उन्हीं के कहने पर उसने तुमसे 2 करोड़ लिए थे, उदय के पापा बोले। ये औरतें होती ही ऐसी है, इसलिए तो मैंने दूसरी शादी नहीं की। अब देख, मजे में हूँ मैं और मेरा बेटा। अब तू भी शादी कर ले बेटा, बहुत हो गया। अब तो राहुल की भी शादी हो रही है, तू अकेला कब तक रहेगा? दादाजी बोले। नमस्ते पापा जी। बस पापा जी, अब तो ऐसे ही अच्छे हैं, क्या करना है अब शादी करके, राहुल के पापा बोले। यूं ही वो एक दूसरे से काफी देर तक बात करते रहे। फिर उन्होंने जल्दी आने का वादा करके फोन बंद कर दिया। तभी आरजू अपने रूम में जा रही थी। राहुल की नजरें कब से दरवाजे पर ही टिकी थी। उसके आते ही वो उसे देखता रह गया। उसने इसे बहुत दिनों बाद ऐसा देखा। उसका मन हो रहा था कि वो भागकर उसके गले लग जाए। उदय ने उसे देखा तो उसने उसके पैर पर पैर मारा और धीरे से कहा, अपनी आंखें इधर कर ले, ऐसा लग रहा है मानो आंखों से ही खा जाओगे। यार, इतने दिन हो गए मिले हुए, साले देख तो लेने दे, राहुल भी धीमी आवाज में बोला। राहुल, काफी देर हो गई है, तुम कह रहे थे कि तुम्हें कहीं जरूरी काम से जाना है। उदय ने उसे आंखों से इशारा करते हुए कहा, आरजू को भी घुमा लाओ, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बेचारी को कहीं ले जा नहीं पाते। हाँ, मैंने जाना तो था, आरजू को एतराज ना हो तो ले जाता हूँ। पापा जी, दादाजी, ले जाऊं मैं आरजू को? राहुल ने बड़े अदब से पूछा। बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, ले जाओ, उदय के पापा ने बोला। राहुल को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। वो आरजू को लेकर बाहर आ गया। सब उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। उदय सबसे पीछे था। उसने ऑल द बेस्ट दिखाकर उन्हें बाय किया। कार में बैठते ही आरजू बोली, मैं जानती थी ये दिन जरूर आएगा, लेकिन इतने जल्दी आएगा ये पता नहीं था। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। सो तो हूँ ही। आई एम द ग्रेट राहुल सिंघानिया। भला कैसे ना पहचानता? उसने हंसते हुए कहा। वो लोग काफी बाहर आ गए थे। राहुल ने कार रोकी और सीट बेल्ट खोलकर आरजू की तरफ हुआ तो आरजू बोली, क्या कर रहे हो आप? बड़े ही। वो कुछ बोलती उससे पहले ही राहुल ने उसकी सीट बेल्ट खोल दी और बोला, मैडम, हमेशा ये सब गलत मलत न सोचा करो, कई बार बंदा सच में कुछ ना कर रहा हो। चलो उतरो। वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। आरजू भी अपनी सोच पर शर्मा गई। वो भी कार से नीचे उतर आई। सामने बहुत प्यारा नजारा था। कल कल करती नदी बह रही थी। तभी एक बंदा बोट लेकर आया। दोनों बोट में बैठकर सैर पर निकल पड़े। दोनों आमने सामने बैठे थे। राहुल उसे देखे जा रहा था। ऐसे मत देखो राहुल, कुछ कुछ होता है, आरजू बोली। अच्छा जी, ऐसा क्या है हम में? राहुल बोला। कहकर उसने आरजू का हाथ पकड़ लिया। फिर बोला, तुम्हें पता है, मुझे ना तुम्हारा वो जलन वाला चेहरा बहुत अच्छा लगा, जब तुम खुद से ही जल रही थी। जब मैं निक्की की तारीफ कर रहा था तो तुम जलकर कोयला हो जा रही थी। सच में मुझे तुम पर और भी प्यार आ रहा था। तुम जल रहे होंगे, मैं तो नहीं जलती।
आरजू बोली। देखो जरा, कहकर राहुल ने उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। दोनों की आंखें मिली। दोनों एक दूसरे को कुछ देर देखते रहे। अचानक राहुल ने आगे बढ़कर उसके होठों पर किस कर दिया। आरजू ने भी दोनों आंखें बंद करके किस करने लगी। वो लोग कुछ देर यूं ही बैठे रहे। फिर राहुल ने उसे छोड़ दिया और आकर उसके पास बैठकर उसके कंधे पर अपनी बाहें रखते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया और बोला, आरजू अब कहीं मत जाना, मैं मर जाऊंगा। आरजू ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और बोली, ऐसा नहीं कहते, अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। आरजू और राहुल काफी देर ऐसे ही बोट में घूमते रहे। फिर करीब 9 बजे राहुल और आरजू के घर पहुंचे। उदय ने गेट खोला। आओ राहुल, अब खाना खाकर जाना। उदय बोला, नहीं यार, अब भूख नहीं है, घर पर खा लूंगा। फिर कुछ देर रुककर बोला, आरजू तुम उस सुंदर लाल की टेंशन मत लेना, उसका काम खत्म समझो। राहुल बोला, जो करना है सोच समझ कर करना, कोई गलती ना कर देना। उदय बोला, राहुल कभी गलती नहीं करता, कहकर वो चला गया। आरजू बहुत खुश थी कि राहुल ने उसे निराश नहीं किया। वो जाने क्या क्या सोच बैठी थी राहुल के बारे में। अब पता चला कि वो सिर्फ उसे ही चाहता है। वो सारी रात करवटें बदलती रही, उसे नींद नहीं आ रही थी। दूसरे दिन मनीषा के फोन से उसकी आंखें खुली। उसने फोन उठाया। हेलो मनीषा, कैसी हो? अच्छा जी, तुझे याद भी है कि तेरी कोई फ्रेंड भी है मनीषा नाम की? मनीषा बोली, यार तू तो हमेशा से ही दिल में है। असल में लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो गया था कि तुझे बताना ठीक नहीं समझा। अब कहाँ है तू? मैं मिलने आती हूँ, कहकर आरजू ने फोन बंद कर दिया। तभी मनीषा का मैसेज आ गया। उसने किसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था। आरजू उठकर तैयार हुई। वो बाहर आई तो पापा और दादा काम पर जा चुके थे। मम्मी बोली, निक्की बेटा कहाँ जा रही है? खाना तो खा लो। आरजू मम्मी के गले लगकर बोली, मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है मनीषा, एयर हॉस्टेस है, लगभग महीने बाद वापस आ रही है। वो बचपन से मेरे साथ ही पढ़ी है। मम्मी पता है, स्कूल में मैं खाना नहीं ले जाती थी क्योंकि मेरी मम्मी मेरे लिए बनवाती ही नहीं थी। उन्होंने नौकरों को कह दिया था कि ये लेकर नहीं जाती। जब वो या पापा मुझसे पूछते तो मैं भी झूठ कह देती कि मुझे भूख नहीं लगती। लेकिन मनीषा को जब पता चला तो वो उस दिन से रोज मेरे लिए भी टिफिन लाने लगी। हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रही है वो। मैं अक्सर रब का शुक्रिया करते हुए कहती थी कि क्या हुआ उसने मुझे मेरी माँ से छीन लिया, बदले में इतनी अच्छी फ्रेंड तो दे दी। पुराने दिन याद आते ही आरजू की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी भी रो रही थी। वो बोली, मेरी बच्ची को क्या क्या दिन देखने पड़े। क्या बात है, आज माँ बेटी में बहुत प्यार उमड़ रहा है, कोई हमें भी ग्रुप में ले लो, कहकर उसने दोनों को गले लगा लिया। फिर आरजू को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, राहुल से मिलने जा रही हो क्या? नहीं भैया, मनीषा से मिलने जा रही हूँ। क्या आप मुझे वहां छोड़ देंगे? उदय ने मनीषा के बारे में सुन रखा था। वो उसे मिलना चाहता था, सो मान गया। दोनों कुछ ही देर में बताए हुए रेस्टोरेंट पहुंच गए। आरजू बताए हुए टेबल पर पहुंची तो मनीषा पहले से ही आई हुई थी। आरजू को देखते ही वो उससे लिपट गई। उदय को देखकर मनीषा देखते ही रह गई। उसने आरजू से पूछा, ये कौन है? ओह, ये मेरे उदय भैया है, मुझे छोड़ने आए हैं। तुझे बाकी स्टोरी मैं बाद में बताती हूँ। आरजू बोली, हेलो, मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है आरजू से, लगता था कि आपको पहले से ही जानता हूँ। उदय ने हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आइए आप भी बैठिए। मनीषा बोली, सॉरी, फिर कभी बैठूंगा, मेरा हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है। उदय बोला, क्या हुआ, सब ठीक तो है? मनीषा हॉस्पिटल का नाम सुनते ही बोली, हाँ यार, भैया डॉक्टर है, वो इनका अपना हॉस्पिटल है, काम पर जाना है। आरजू ने मनीषा को समझाया। ओह, मैं तो घबरा गई। आप इस बार कहाँ का टूर करके आई हो? थका देता होगा ना इतना प्लेन में रहना? उदय ने पूछा। जी, शुरू शुरू में दिक्कत होती थी, अब तो आदत हो गई है, मनीषा बोली। चलो मैं चलता हूँ। आरजू, 1 मिनट बात सुन, इधर आ जरा। उदय ने उसे साइड में बुलाया और कार्ड पकड़ाते हुए कहा, ये लो, रख लो, जितना खर्चा करना है करो, ओके, चिंता मत करना। भैया ये देखिए, इतने कार्ड मेरे पास है, ये दादाजी ने दिया, ये पापा ने दिया, ये मम्मी ने दिया और एक राहुल ने दे दिया। मैं इतने कार्ड्स का क्या करूंगी? आप अपना कार्ड रखिए, आपकी गर्लफ्रेंड के काम आएगा। आरजू ने उसका कार्ड उसे वापस करते हुए कहा, कमाल है, दादाजी ने या पापा ने मुझे बिना मांगे कभी 1 रुपया नहीं दिया। हाँ, मम्मी जरूर दे देती थी, मांगने पर भी पहले सारी डिटेल बतानी पड़ती थी, पैसे क्यों चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, फिर जाकर मिलते थे। वो अपने हिसाब से ही, इस काम के लिए इतना क्या करना है, इतने लो, इससे काम चलाओ। और तुझे ये लिमिटलेस वाले कार्ड दे दिए, वाह,
सच में अब तो सोच रहा हूँ काश तेरी जगह वो मुझे किडनैप कर लेते। उदय हंसकर बोला। आरजू ने उसे हल्के से मारते हुए कहा, क्या भैया आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बात दोबारा मत करना, मुझे पता है क्या क्या झेलना पड़ा है। अच्छा ये लो पापा वाला कार्ड आप ले लो। पगली, मैंने क्या करना है इस कार्ड का, ये तो मैं उस टाइम की बात कर रहा था जब मैं पढ़ता था, अब तो मेरे पास बहुत पैसे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, जरूरत पड़े तो बुला लेना, तुम्हारा यहाँ का बिल मैं देकर जा रहा हूँ। कहकर उसने मनीषा की तरफ देखा जो उन्हें ही देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को बाय किया, फिर उदय चला गया। मनीषा उदय और आरजू को बात करते देखती रही कि आरजू बड़ी लकी है, जब देखो एक से बढ़कर एक हैंडसम लड़के उसके साथ फिरते रहते हैं। पहले वो राहुल से शादी करती है, अब ये उदय को भाई बना लिया। हाँ सच, ये उदय तो राहुल का दोस्त है। ओह शायद इसीलिए उसने उसे बहन बना लिया होगा। वो यही अब सोचती हुई उदय की तरफ देख रही थी कि उदय ने उसकी तरफ देखकर बाय किया तो उसने भी मुस्कुराकर बाय कर दिया। वो मन में फिर सोचने लगी, हाय क्या स्माइल है इस उदय की। उदय के जाने के बाद जैसे ही आरजू मनीषा के पास आई तो मनीषा ने उसे कस के पकड़ लिया और बोली, क्या बात है, एक तरफ राहुल जैसा सैया और दूसरी तरफ उदय जैसा भैया, कहाँ से कैसे बता बता। यार दम तो लेने दे, अभी सुनाती हूँ सारी कहानी। हुआ यूं कि मुझे आम से एलर्जी होती है तो मैं बीमार हुई तो उदय के हॉस्पिटल गई। उदय की बहन बचपन में खो गई थी, उसे किसी तरह शक हुआ कि मैं उसकी खोई हुई बहन हूँ, इसलिए उसने डीएनए टेस्ट करवाया तो मैं सच में उसकी बहन निकली। अब वो मेरी फैमिली है, आरजू ने बताया। क्या? तो वो तेरा पापा और वो मम्मी, वो सब कौन है? मनीषा ने हैरान होकर पूछा। मैंने उनसे पूछा था, मैं मेरी मम्मी को जंगल से मिली थी जब मैं 10 साल की थी, तब उनकी डेथ हो गई थी, तब से पापा ने पाला। किसे पता था कि लाइफ ऐसे सरप्राइजेस देगी, आरजू बोली। वाह ये तो बढ़िया है, तू उनकी बेटी निकली। अच्छा ये बात उन्हें, मेरा मतलब ये तेरी स्टेप माँ को पता ना चले, वरना वो इनसे पैसे लेने आ जाएगी, मनीषा बोली। हाँ ये तो है ही, आरजू बोली। तूने राहुल के बारे में नहीं बताया? मनीषा उसे गुदगुदी करते हुए बोली। यार की बताओ, तेरे जाने के बाद उसने मुझे तलाक दे दिया। क्या? अब क्या होगा? मनीषा ने पूरी बात सुने बिना ही रिएक्शन दे दिया। मेरी माँ, मेरी पूरी बात तो सुन पहले। तलाक के बाद मैं अमेरिका चली गई, तब राहुल को एहसास हुआ कि उसे मुझसे प्यार है तो वो मेरे पीछे अमेरिका पहुंच गया। उसने मुझे मना लिया, फिर उदय भैया वहां आ गए, मैं निक्की बन गई। निक्की ही वो लड़की थी जिसे राहुल बचपन से प्यार करता था, जिसके लिए उसने मुझे तलाक दिया। तो थोड़ा हमने परेशान किया, फिर वो मुझे पहचान गया, अब हमारी दोबारा शादी है। वाह 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 वाह, क्या स्टोरी है, इस स्टोरी पर फिल्म बननी चाहिए, मनीषा बोली। मुझे छोड़, तू अपनी सुना। आजकल कैसे कट रही है तेरे बॉयफ्रेंड के साथ? शादी कब कर रहा है वो? आरजू बोली। आरजू, वो कमीना भी धोखेबाज निकला। मैंने सोचा उसे सरप्राइज दूंगी। मैं बिना बताए घर गई तो वो कुत्ता कमीना किसी कमीनी को मेरे ही घर लेकर आया हुआ था। मैंने कहा तो उल्टा मुझे ही कहता है, तुम भी तो बाहर यही सब करती हो। गुस्सा बहुत आया, जैसे था वैसे ही बाहर उठाकर मारा साले को। समझता क्या है खुद को? मनीषा ऐसी ही थी, ये उसका तीसरा बॉयफ्रेंड था। उसे बार बार ब्रेकअप की आदत हो गई थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये नहीं था कि वो ऐसी ही थी, वो तो हर बार रिश्ता ईमानदारी से निभाती, लेकिन लड़के ही हमेशा बेईमान निकलते। चल अच्छा हुआ उसकी असलियत तेरे सामने आ गई, इनसे तो जितना दूर रहे उतना अच्छा है, आरजू बोली। तभी अंदर किसी प्राइवेट रूम से कुछ लोग बाहर आए। सब कोई बिजनेसमैन लग रहे थे। मनीषा उनकी तरफ देखने लगी, लेकिन उनकी तरफ पीठ होने की वजह से चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे। आरजू ने उसे डांटा, तू चुपचाप खाना खा, अगर वो पीछे पड़ गए तो मुश्किल हो जाएगी। याद है एक बार कैसे हमारे पीछे तुम्हारी वजह से 2 लड़के पड़े थे? उसे कॉलेज के दिनों का वो वाकया याद आ गया, जब कॉलेज के लंच टाइम में वो दोनों मार्केट से बुक लेने गई थी। मार्केट दूर था, वो बस से गई थी। बुक्स लेकर वो वापस आ रही थी तो हमेशा की आदत की तहत मनीषा सामने से आते 2 लड़कों को देखकर आरजू से बोली, हाय आरजू देख तो कितना हैंडसम है। वो दोनों उन्हें देखने लगी। वो लड़के जब उनके पास से गुजरे तो वो बोले, क्या हाल है सोनियो? बस आप ही का ख्याल है, मनीषा ने बोला तो धीरे से था, पर उन लड़कों ने सुन लिया। वो उनके पीछे आ गए। अब वो तेज तेज चलकर बस में चढ़ गई। वो जानबूझकर स्टॉपेज वाली साइड नहीं बैठी कि वो लड़के उस तरफ न आ जाए।
लेकिन वो लड़के तो ढीठ निकले। वो सड़क वाली साइड से खिड़की की तरफ आ गए। मनीषा डर के मारे खिड़की वाली साइड बैठी थी कि वो बस में चढ़ ना आए, लेकिन जब उसने देखा कि वो खिड़की पर आ गए तो वो आरजू को खिड़की वाली तरफ करके खुद अंदर हो गई। वो लड़के पूछने लगे, आप कहाँ जा रहे हो? हम आपको क्यों बताएं? आरजू बोली, चलो कहाँ से आए हो फिर ये बता दो। दूसरा बोला। इतने में बस चल पड़ी। वो लड़का बोला, वेट करना, हम आते हैं। सारे रास्ते मनीषा की जान निकलती रही। आरजू पीछे देख, वो तो नहीं आ रहे। हाय, अगर वो हमारे पीछे कॉलेज पहुंच गए तो? मनीषा बोले जा रही थी, आरजू बचा ले यार, कॉलेज में सर से डांट पड़ेगी। दूसरी तरफ सर ने घर बता दिया तो मम्मी ऑमलेट बना देगी। ऐसा नहीं था कि आरजू को डर नहीं लग रहा था, पर वो दिखा नहीं रही थी। फिर वो जैसे तैसे कॉलेज पहुंची। वो लड़के पीछे नहीं थे। उन्होंने कॉलेज पहुंचकर सांस ली। उस दिन के बाद दोनों ने कसम खा ली, आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। बात याद आते ही मनीषा ने झट से मुंह घुमा लिया और बोली, तौबा मेरी तौबा, अल्लाह बचाए इन लड़कों से। आरजू भी हंस दी। तभी उन्हें लगा कि उनमें से दो उनकी तरफ ही आ रहे हैं। ये फिर घबरा गई। दोनों सर नीचे करके बैठ गई। आरजू को लगा वो उनके टेबल के पास रुक गए। आरजू, तुम यहाँ? राहुल की आवाज सुनकर उसने मुंह उठाया। ओह राहुल, आप? बोलते हुए वो खड़ी हो गई। राहुल के साथ ईशान था। राहुल ने बिना उनसे पूछे आरजू के साथ बैठ गया और ईशान आरजू को देखते हुए मनीषा की बगल में बैठने लगा तो वो उसकी गोद में ही बैठ गया। मनीषा चिल्लाई तो वो ठीक से बैठा। मनीषा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। कमाल है, ये भी आरजू को ही देख रहा है। हाय, ये राहुल तो कितना स्मार्ट है। वो सामने बैठे राहुल को देखते हुए सोच रही थी। बड़ा अजीब सा सीन था। राहुल और आरजू एक दूसरे को देख रहे थे। सामने बैठा ईशान आरजू और मनीषा राहुल को देख रही थी, पर दोनों का ही मोटिव अलग अलग था। ईशान तो आरजू को टाइगर के रूप में देख रहा था और मनीषा उसे अपनी फ्रेंड के लवर के रूप में देख रही थी। वो खुश थी कि उसकी फ्रेंड को इतना हैंडसम पति मिला है। राहुल आरजू से बोला, आरजू ये ईशान, तुम तो पहचानती ही हो इसे। दोनों ने ईशान की तरफ देखा तो वो आरजू को ही देख रहा था। आरजू ने हेलो कहकर हाथ बढ़ाया। ईशान हाथ पकड़कर देखता ही रह गया। राहुल ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारते हुए कहा, कमीने, ये भाभी है तेरी। ईशान जैसे नींद से जगा। वो बोला, हेलो हेलो भाभी जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तब आरजू ने राहुल को मनीषा से मिलवाया। राहुल, ये मेरी बेस्टी है मनीषा, एयर होस्टेस है। ओह हेलो मनीषा, राहुल ने हाथ मिलाते हुए कहा। राहुल ने टेबल के नीचे आरजू का हाथ पकड़ कर रखा था। वो आपस में बात करते रहे। फिर राहुल आरजू से बोला, चलो चले, मैं यहाँ अपनी फ्रेंड से मिलने आई हूँ, मैं इसके साथ ही रहूंगी, आप दोनों जाइए। राहुल ने मनीषा की तरफ देखा। उसे मनीषा से जलन सी हुई। फिर ईशान को लेकर जाने लगा। ईशान वापस आया, आकर आरजू के पांव छुआ और बोला, आशीर्वाद दीजिए भाभी जी, मैं आपकी तरह बन पाऊँ। आरजू और मनीषा ने उसे हैरानी से देखा। जाते जाते उसने मनीषा से हाथ मिलाया। मनीषा देखती ही रह गई। वाह, क्या हैंडसम है। एक ही दिन में इतने हैंडसम लोग, हाय मैं कहीं मर न जाऊं। वो लोग चले गए। असल में राहुल आज एसएल बिल्डर्स का पता लगाने आया था। एसएल के पार्टनर से इसके शेयर खरीदने आया था। अब राहुल के पास उनके 30% के शेयर थे, पर उसने आरजू को अभी बताना ठीक नहीं समझा। मनीषा और आरजू बैठी पुरानी बातें याद करती रही। फिर उन्होंने खाना खाया और वहां से निकलकर मॉल की तरफ चल दी। मनीषा और वो जब भी इकट्ठे होते ढेरों शॉपिंग करते। उनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। राहुल और ईशान दोनों वापस आ रहे थे तो ईशान बोला, राहुल भाई, भाभी जी से कहना मुझे भी कुछ ट्रेनिंग दे दे। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मैं उनका इतना बड़ा फैन हूँ, उन्हें मिलकर मुझे सब मिल गया। ईशान अपने आप ही बोलता चला जा रहा था। अब तू बस भी करेगा, वाइफ है वो मेरी, इतना तो मैं उसे मिलकर खुश नहीं हुआ जितना तू हो ही जा रहा है। अगर इसी तरह करेगा तो दोबारा मिलवाऊंगा भी नहीं। राहुल बोला, यार तुम इस तरह नहीं कर सकते। देखो मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसकी इज्जत करता हूँ। भाभी जी है, मेरी मम्मी जैसी है। आज से तू मेरा पापा, अब ठीक है? प्लीज बात तो करना। ईशान उसका हाथ पकड़कर बोला। राहुल को हंसी आ गई। वो बोला, तुझे इस तरह देखकर कौन कहेगा कि तू एक बड़ा अफसर है? तेरे लिए मैं कोई अफसर नहीं हूँ, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ। मेरे लिए इतना तो कर ही सकता है तू। मैं मिन्नतें कर रहा हूँ और तुम हंस रहे हो? ईशान ने बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा। आरजू काफी लेट घर वापस आई। मम्मी उसका वेट कर रही थी। वो अंदर आई तो मम्मी को देखकर बोली, अरे मम्मी आप यहाँ, आप सोई नहीं अभी तक? जिसकी जवान बेटी आधी रात तक बाहर हो वो कैसे सो सकती है भला? मम्मी बोली। आरजू उनसे लिपट गई। मेरी प्यारी मम्मी, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, इसीलिए तो ज्यादा चिंता होती है कि तू अब बच्ची नहीं रही। मम्मी मैं मनीषा के साथ थी, हम मॉल गए, मूवी देखी, फिर शॉपिंग गए, टाइम का पता ही नहीं चला।
आरजू बोली, बेटे मुझे बहुत डर लगता है कि पहले जैसा दोबारा ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से मिली हो तुम। मम्मी ने उसे गले लगाते हुए कहा। मम्मी चलो आज आपको अपना एक सीक्रेट बताती हूँ। आरजू उन्हें अपने कमरे में ले आई। अंदर आते ही बोली, मम्मी मैं सीक्रेट एजेंट हूँ। मैं कई मिशन कर चुकी हूँ। एक बार गोली भी लगी थी, ये देखो। आरजू ने कमीज उठाकर दिखाया। बच गई थी? गोली साइड में लगी थी, कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ था। पर अब मेरी प्रमोशन हो गई है, मैं अब खुद मिशन पर नहीं जाऊंगी, बाकियों को ट्रेनिंग दूंगी। मम्मी सुनकर हैरान आरजू को देखती रह गई। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। मम्मी आपने टाइगर का नाम सुना है? आरजू ने पूछा। वो जिसने क्लब में गैंगस्टर पकड़वाया था? मम्मी ने हैरानी से पूछा। मैं वही टाइगर हूँ, कौन मुझे कुछ कह सकता है? टाइगर? तुम क्या कह रही हो तुम? पापा भी उसका वेट कर रहे थे, उसकी आवाज सुनकर आए थे, मगर जो इन्होंने सुना इनके पैर वहीं जम गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, जी पापा जी। आरजू बोली। एक सड़क पर सौम्या, आरजू की सौतेली बहन, एक महंगी कार में एक लड़के के साथ बैठी जा रही थी। लड़का देखने में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी हर चीज में उसकी अमीरी झलक रही थी। सौम्या बोली, तुम आज कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? जब से मिली हो ऐसे ही मुंह बनाया हुआ है, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, असल में कंपनी में दिक्कत हो रही है। कोई चोरी छिपे हमारे कंपनी के शेयर खरीद रहा है। पापा भी परेशान है, पता नहीं किसको हमारी इस कंपनी में क्या दिलचस्पी है। कौन है वो? सौम्या ने पूछा। यही तो पता नहीं चल रहा है कि आखिर कौन है और चाहता क्या है। तुम यूं ही परेशान ना हो, अगर मेरी हेल्प चाहिए तो बताना, मैं जरूर करूंगी। एक तुम्हारे कारण ही तो दिल लगता है मेरा, वरना मेरे घर के माहौल में जीना मुश्किल था। सतीश तुम ऐसा मत बोलो, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल दुखता है। तुम्हें अपनी फैमिली में कितने दुख देखने पड़े। सौम्या बोली। सौम्या और सतीश कॉलेज टाइम से एक दूसरे को चाहते थे। सतीश के कारण ही सौम्या ने राहुल से शादी करने के लिए मना कर दिया था। सतीश एसएल बिल्डर्स के मालिक का बेटा था। राहुल घर आ गया था, उसने सारी फाइल्स चेक की, फिर उसने आरजू की भेजी हुई लिस्ट देखी। ये लिस्ट 5 शेयर होल्डर्स की थी जिनके पास एसएल बिल्डर्स के शेयर थे। वो लिस्ट को ध्यान से पढ़ने लगा। सुंदरलाल 40%, मिसेस सुंदरलाल 10%, सतीश 10%, प्रकाश गुप्ता 5%, देव कुमार 5%। अब पहले 3 को तो वो भूल ही जाओ, वो तो अपने शेयर बेचेंगे नहीं। ये प्रकाश और देव का पता लगाना पड़ेगा। राहुल ने अभिषेक को फोन किया। अभिषेक, ये लिस्ट सेंड कर रहा हूँ। सुंदरलाल की डिटेल्स तो तुमने निकाली थी, अब उसकी पत्नी, बेटे और ये 2 दोस्तों की बैंक डिटेल्स निकाल कर भेजना और उनकी पर्सनल डिटेल्स भी निकालना। डोंट वरी सर, हो जाएगा। रिजल्ट सुबह तक आपके टेबल पर होगा, अभिषेक बोला। उसकी बात सुनकर राहुल बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो कल मिलते हैं। उदय का घर? क्या कह रही है ये? मुझे तुम लोग कुछ समझते भी हो या नहीं? अभी मैं जिंदा हूँ, दादाजी गुस्से से बोले। पापा की जोर से बोलने पर दादाजी और उदय जो अभी जाग रहे थे उठकर आ गए। पापा, दादाजी, मैं आपको बताना चाहती थी, असल में उस घर में मेरी सौतेली माँ और उसकी बेटी मुझे बहुत तंग करते थे। बस पापा ही मेरा ख्याल रखते थे। उन्होंने मुझे उन लोगों से बचाने के लिए अमेरिका पढ़ने भेज दिया। अब फीस तो इन्होंने दे दी, पर वहाँ रहना कौन सा आसान था। सस्ते एरिया में घर लिया तो वहाँ रोज गुंडे किस्म के लोगों से लड़ना पड़ता था। फिर मैं भी उनमें से एक हो गई। मैंने लड़ना, मारधाड़ करना, गोली चलाना सब सीख लिया था। फिर मुझे ये सीक्रेट सर्विस वाले मिले। मुझे ठीक लगा। मैंने सोचा एक तो मैं अच्छा काम भी करूंगी, दूसरे सैलरी भी मिलेगी और इज्जत अलग से। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। आरजू ने सबको अपनी कहानी सुनाई। आरजू की कहानी सुनकर सब दुखी हो गए। मम्मी की आंखों से पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेटे, अगर कहो तो उस सुनील का सत्यानाश कर देते हैं। वैसे भी उसकी कंपनी कोई खास काम नहीं कर रही है, दादाजी बोले। पापा और उदय उनकी बात से सहमत थे। नहीं पापा, मैं मानती हूँ कि उन्होंने मुझे ज्यादा प्यार नहीं दिया, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ तो वो मुझे लगने लगा कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने मुझे अमेरिका भेज दिया। मैं कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। मेरी मम्मी जिसने मुझे पाला था वो मुझे दिल से प्यार करती थी। अगर ये चाहते तो उनके मरने के बाद मुझे किसी अनाथालय में छोड़ सकते थे, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने मुझे आज तक ये पता नहीं लगने दिया कि मैं उनकी अपनी बेटी नहीं हूँ। ये तो मैंने उस दिन पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं उन्हें जंगल में मिली थी। उस दिन जाने क्यों वो मेरे गले लगकर बहुत रोए। सच्ची दादाजी, मैंने उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने जितना किया वो भी बहुत ज्यादा है, आरजू बोली। देख उदय,
हमारी बेटी कितनी सियानी है, बस इन्हीं बातों के कारण लोग बेटियां मांगते हैं, दादाजी बोले। कहकर उन्होंने आरजू को गले लगा लिया। पापा और उदय भी ऊपर से हक करने लगे। मम्मी भी उनमें शामिल हो गई। अगले दिन राहुल कंपनी में पहुंचा ही था कि अभिषेक वहां आ गया। वो बोला, सर आपका काम कर दिया है, ये लीजिए। उसने लैपटॉप राहुल की तरफ घुमाते हुए कहा। राहुल ने ध्यान से देखा, उनकी सारी डिटेल्स आ गई थी। उसने देखा कि इन लोगों के खाते में हर महीने सुंदरलाल 20 लाख के करीब रुपए डालता था। यही नहीं, प्रकाश की पत्नी के खाते में कभी 20 तो कभी 30 लाख रुपए डाल रहा था। वो अभिषेक से बोला, वेल डन अभिषेक, ओके अब तुम जाओ, फिर काम हुआ तो बुलाऊंगा। तब उसने आरजू को फोन किया। हेलो मेरी जान, क्या कर रही हो? सो रही थी, आरजू बोली। हमारी नींदें उड़ाकर खुद वहां आराम से सो रहे हो? राहुल शायरी के अंदाज में बोला। अब मुझे क्या पता कहाँ नींदें गवाई आपने, मुझे यूं ही बदनाम ना करो। आरजू बोली, अच्छा छोड़ो ये सब, बस आ जाओ। क्यों, क्या काम है? अगर काम नहीं हुआ तो नहीं आओगी? अच्छा बाबा आती हूँ, लेकिन कहाँ? कंपनी में, चलते वक्त कॉल कर देना। कहकर राहुल ने फोन बंद करके ईशान को फोन लगाया। हेलो, कहाँ हो? कब से बेल बज रही है? नहा रहा था। हाँ, कोई काम है क्या? कंपनी आ सकता है क्या अभी? यार तू पहले बताया कर, अब यहाँ देखना पड़ेगा, मैं कुछ पूछ के आता हूँ। चल ठीक है, मैं आरजू से अकेले ही मिल लूंगा। कोई मिन्नत कर रहा था तो मैंने सोचा मिलवा दूं, पर अब टाइम ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। राहुल चिढ़ाते हुए बोला, क्या भाभी जी आ रही है? मैं अभी आया। कहकर ईशान ने फोन बंद करके अपने अफसर से कहकर जल्दी जल्दी निकल गया। राहुल आरजू की कंपनी आई। वो सीधे राहुल के कमरे में पहुंच गई। वहां ईशान और राहुल बैठे बातें कर रहे थे। आ गई, आओ यहाँ बैठो। आरजू को देखकर राहुल ने सोफे पर अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहा। भाभी जी आशीर्वाद दीजिए, ईशान उसके पैर छूते हुए बोला। आरजू घबरा कर पीछे हटते हुए बोली, ये सब क्या है? राहुल ने बताया, ये तुम्हारा फैन है और तुमसे ट्रेनिंग लेना चाहता है। आरजू बोली, ठीक है आप आराम से बैठिए, मैं सिखा दूंगी आपको, बस इसलिए इतनी सुबह उठाया? अरे नहीं, यहाँ आकर बैठो तो सही, राहुल बोला। फिर उसने दोनों को एक एक फाइल दी। दोनों ने पढ़कर फाइल टेबल पर रखी और आरजू से पूछा, अब क्या इरादा है? देखो, अब मैंने इनके 30% अपने नाम करा लिए हैं। अब उनकी पत्नी और बेटे के 20% और फ्रेंड्स के 10% अपने कब्जे में करने हैं। कैसे, ये तुम सोचो। तीनों सोचने लगे। आरजू बोली, ये जो प्रकाश की पत्नी है, उसे सुंदरलाल पैसे क्यों देता है? इस बात का हम फायदा उठा सकते हैं। एक औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसका पति और बच्चे होते हैं। उसे अगर पता चला कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है तो उसे जलन से भरकर कुछ भी कर सकते हैं। आरजू की बात सुनकर राहुल और ईशान ने एक साथ उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? आरजू ने उनसे पूछा। अरे नहीं, बल्कि हम तो इसीलिए देख रहे हैं कि ये आइडिया हमें क्यों नहीं आया, जबकि मैंने तो ये आजमाया हुआ है। जलन के चलते तो तुम्हारी असलियत सामने आ गई थी। राहुल ने हंसते हुए कहा, यार तुम जो भी कहो, इन जैसा दिमाग तो नहीं पा सकते। भाभी जी आप ग्रेट हो, क्या आइडिया है? ईशान बोला। राहुल ने उसे घूर के देखा। अब कैसे करना है ये काम? ईशान ने बात को बदलते हुए कहा, ये मुझ पर छोड़ दो, मैंने हैरी को लगाया हुआ है काम पर, देखते हैं वो क्या लेकर आता है। आरजू बोला, वो किसी काम का भी है, जब देखो हैरी हैरी करती रहती हो। राहुल ने चिढ़कर कहा, ईशान मैं कह रही थी ना कि कैसे जलन बहुत बुरी होती है। उसने राहुल की तरफ इशारा करते हुए कहा। दोनों हंस पड़े। राहुल और चिढ़कर बोला, हम यहाँ काम के लिए इकट्ठा हुए हैं, कोई हंसी मजाक करने के लिए नहीं। उन्हें और हंसी आ गई। उन्हें हंसता देख राहुल को भी हंसी आ गई। कुछ देर हंसने के बाद राहुल बोला, आरजू तुम्हें एक बात और बतानी थी। वो जो सुंदरलाल का इकलौता बेटा है, जानती हो उसकी गर्लफ्रेंड कौन है? नहीं तो मुझे नहीं पता, कौन है? आरजू ने हैरान होकर पूछा। तुम्हारी सौतेली बहन सौम्या। क्या, सौम्या? लेकिन किसी को पता भी नहीं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है। आरजू ने और हैरान होते हुए कहा, और ये कुछ दिनों का रिलेशन नहीं है, उसका कॉलेज टाइम का है। राहुल ने बताया। ओह, तभी उसने मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेने की वजह बाहर भेजना ठीक समझा। क्या मैं ऐसी लगती हूँ जो किसी का बॉयफ्रेंड चुरा ले? ना, बिल्कुल नहीं, राहुल और ईशान एक साथ बोले। उनकी ये मीटिंग काफी देर तक चली। फिर ईशान उठा और बोला, बहुत काम छोड़ के आया था, भाभी मुझे इस मिशन में साथ ही रखना, बहुत कुछ सीखना है आपसे। अच्छा मैं चलूं? अब और कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा, किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो बुलाना। ईशान के जाने के बाद राहुल ने आरजू को पकड़कर अपने पास खींच लिया।
और वो बोला, क्या बात है, आज तो बड़ी कातिल लग रही हो। अच्छा जी, ये अपने पैतरे किसी और पर आजमाना। अब तुम्हें मेरी असली आईडी पता लग गई है। अब मैं तुम्हारी इन हरकतों को रोकते वक्त तरस नहीं करूंगी तुम पर। तुमने अभी भी मेरी स्किल्स देखी नहीं है। आरजू ने उसकी बाहें प्यार से पीछे करते हुए कहा, यार मैं कौन सा खा रहा हूँ तुम्हें, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ ही कर रहा हूँ। चलो छोड़ो, कल क्या किया? राहुल बोला, बस क्या करना था, देर रात तक मनीषा के साथ थी, फिर घर आई तो पहली बार लगा कि घर क्या होता है। मम्मी मेरा वेट कर रही थी। मम्मी ही नहीं, दादाजी, भैया और पापा भी जाग रहे थे, पर सिर्फ मम्मी ही बाहर बैठी थी। जानते हो, कल मैंने उन्हें अपने एजेंट होने के बारे में बता दिया। आरजू बोली, क्या तुमने बता दिया? वो क्या बोले, नाराज तो नहीं हुए ना? राहुल ने पूछा। हैरान जरूर हुए थे, लेकिन जब मैंने उन्हें अपने एजेंट बनने की कहानी सुनाई तो सभी भावुक हो गए। अब कोई शिकायत नहीं, अब ये डर भी खत्म कि इन्हें पता न चल जाए। आरजू बोली। तभी उसे मनीषा का फोन आया। उसने फोन उठाया। हेलो मनीषा, क्या बात है? उठते ही मुझे याद किया। हेलो जी, मैं ब्लू व्हेल क्लब का मालिक रॉकी बोल रहा हूँ। आपकी इस फ्रेंड ने रात को ज्यादा पी ली थी तो यही सो गई थी। ये अभी भी सो रही है। मैंने सोचा कि इनके घर खबर कर दूं। आपका नाम माय स्वीट हार्ट लिखा था तो सोचा फोन कर लूं। ओह थैंक यू जी, मैं अभी आती हूँ। लीजिए, इनसे बात कीजिए, कहकर उसने फोन राहुल को पकड़ा दिया। राहुल ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा और बोला। उधर से रॉकी बोला, हेलो जी, मैं ब्लू व्हेल क्लब से बोल रहा हूँ। इनकी फ्रेंड यहाँ है, उन्हें ले जाइए। रॉकी, तू सब ठीक है ना? कमीने, तेरी भाभी की फ्रेंड है वो। अच्छा, हम अभी आते हैं। राहुल बोला, अच्छा तेरी साली है, फिर तो अपनी भी रिश्तेदार हो गई। तू चिंता न कर, आजा। रॉकी बेड पर बेखबर पड़ी मनीषा की तरफ देखकर बोला। राहुल ने विजय को काम समझाया और आरजू को लेकर क्लब की तरफ चला गया। आरजू और राहुल क्लब पहुंचे तो रॉकी बाहर ही वेट कर रहा था। उसने राहुल से हाथ मिलाया और आरजू को भी हेलो कहा। वो उन्हें मनीषा के कमरे में ले गया। मनीषा अभी भी वैसे ही बेसुध लेटी हुई थी। आरजू ने उसे पकड़कर हिलाया, लेकिन वो हिली भी नहीं। तब राहुल बोला, आरजू, डॉक्टर साले को फोन लगाओ। ये क्या बोल रहे हो? बात करने की तमीज नहीं है क्या? आरजू बोली, इसमें तमीज की क्या बात है? मैं उदय की बात कर रहा हूँ। वो डॉक्टर है और मेरा साला भी, इसलिए कह रहा था कि डॉक्टर साले को फोन लगाओ। मैंने गलत कहाँ कहा? राहुल बोला। भाभी जी, राहुल बात तो सही कह रहा है। अब उदय इसका साला ही है। मैं फोन करता हूँ साले को। रॉकी हंसते हुए बोला। आरजू ने उदय को फोन करके बुला दिया। वो लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि उदय भी आ गया। वो बोला, यार तुम लोग तो वेल्ले हो, मैं कितना बिजी था, तुम्हें क्या पता? भैया, हमने भी पेशेंट देखने के लिए बुलाया है। मनीषा ने कल ज्यादा ड्रिंक कर ली और वो अब तक बेहोश पड़ी है, कहकर आरजू उसे मनीषा के पास ले गई। उदय ने उसे चेक किया, फिर उसे इंजेक्शन लगाया और बोला, कुछ देर में होश आ जाएगा। आरजू, ये कैसी फ्रेंड है? ये कोई अच्छी बात है क्या? लड़की होकर इतनी पी रखी है। ये तो शुक्र करो कि ये इस क्लब में थी। यहाँ हमने रूल्स बना रखे हैं, कहीं और होती तो पता नहीं इसके साथ क्या होता। इसे समझाना कुछ। उदय बोला, भैया मैंने भी इसे ऐसे पहली बार देखा है। असल में ये अपने रिलेशन से बहुत दुखी है, इसलिए शायद इसने पी होगी। इसका दूसरा बॉयफ्रेंड भी इसे धोखा दे के गया। उसे तो इसने रंगे हाथों पकड़ा, उल्टा इसी को कहने लगा कि तू खुद भी ऐसी है। भैया, ये एयर होस्टेस है, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। आरजू बोली, मुझे भी यही लगता है। ये यहाँ अकेली बैठी पी रही थी। मैंने इसे देखा तो मैंने इस पर नजर रखी। जब भी कोई इसके पास आता तो मैं उसे भगा देता, फिर इसके गिरते ही इसे कमरे में ले जाकर लिटा दिया। बुरी लड़की नहीं है। नशे के बावजूद इसने मुझे खुद को उठाने नहीं दिया और लाते घुसे मारे, पर मैं इसे किसी तरह ऊपर छोड़कर आया। ये देखो, यहाँ इसने दांत से काटा। उसने अपनी कलाई दिखाई जिसमें दांत के साफ निशान थे। यार तुम तो ये काम नहीं करती। राहुल आरजू के पास होकर धीमे से बोला। आरजू ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, मुझे कभी छेड़ कर देखना, पता चल जाएगा। रॉकी और उदय भी हंस पड़े। लगभग आधे घंटे बाद मनीषा को होश आया। उदय ने उसे चेक किया और एक गोली देते हुए कहा, ये गोली ले लो, इससे उल्टियां नहीं आएगी। अब बहुत देर हो गई है, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, कहकर उदय चला गया। मनीषा ने आरजू की तरफ देखा, फिर उन दोनों की ओर देखा और बोली, आरजू, तू इतने सारे हैंडसम लोगों को कैसे जानती है? राहुल से तूने शादी कर ली, उदय तेरा भाई निकला, वो ईशान तेरा फैन है, अब ये हैंडसम बंदा कौन है? मनीषा, तेरा दिमाग ठीक है? तूने ड्रिंक क्यों की? तुझे पता है ये इंडिया है, यहाँ ये सब नहीं चलता। तू मेरे साथ थी तब तो कह रही थी कि सब बढ़िया है, फिर बाद में क्या हो गया? आरजू ने उसे डांटते हुए कहा।
तेरे जाने के बाद मुझे फिर वो कमीना मिल गया। पता है क्या क्या बकवास कर रहा था, गुस्सा आ गया था। यहाँ उसी के पीछे आई थी, फिर उस कमीने को देखते देखते पीती चली गई। मनीषा बोली, वो जो बार बार तुम्हारे पास आ रहा था, तुम्हें परेशान कर रहा था, वो तुम्हारा एक्स था? यार राहुल, वो तो दिवेन था। वो कमीना तो यहाँ रोज ही आता है, कहो तो सबक सिखा दूं? रॉकी बोला, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। आरजू, मुझे घर छोड़ दो। मैं तुम्हें घर तो छोड़ दूंगी, लेकिन पहले इनका शुक्रिया अदा कर दो। अगर इन्होंने नजर नहीं रखी होती तो पता नहीं तेरा क्या होता। एक तो ये तुझे बचा कर यहाँ कमरे तक लाया, ऊपर से तूने इन्हें काट लिया। इतना बड़ा जख्म हो गया है, तेरे सारे दांत छप गए हैं यहाँ। आरजू की बात सुनकर मनीषा को बहुत शर्म आई। उसने रॉकी से माफी मांगी। रॉकी बोला, वैसे ये क्लब आपके लिए हमेशा खुला है, जब भी दिल दुखी हो आ जाना। एक तो उस दिवेन से बदला लेंगे, दूसरा आप मुझे अपना दर्द सुना देना। जब दो लोग मिले प्यार में तो दोनों मिलके हम हो जाते हैं। तुम मुझसे कहो, मैं तुमसे कहूँ, दर्द बांटने से कम हो जाते हैं। वाह, तुम कब से शायर हो गए? मैं कहाँ शायर, ये तो यूं ही सुना दिया। राहुल, इन्हें ध्यान से छोड़ देना। रॉकी बोला, क्या? नहीं, मैं पहुंचाऊंगा नहीं, इनको साथ ले जाऊंगा। हद है यार तेरी भी, इन्हें इनके घर ही छोड़ूंगा। तू मुझे तो ऐसे कह रहा है मानो मुझे जानता ही नहीं। राहुल बोला, नहीं, मेरा मतलब दोनों से था। दोनों को घर छोड़ देना। अच्छा भाभी जी, बाय। बाय मनीषा, रॉकी बोला। राहुल उन दोनों के बैठते ही कार भगाकर ले गया। इसका घर कहाँ है? राहुल ने पूछा। आरजू ने उसका एड्रेस बताया और वो चले गए। उन्होंने पहले मनीषा को उसके घर छोड़ा, फिर राहुल आरजू को अपने घर ले आया। आरजू बोली, वहाँ क्यों ले जा रहे हो? पापा या दादाजी को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। उनकी डांट से डरती हो या कोई और बात है? पर मैं तो तुम्हें लीजा से मिलाने ले जा रहा हूँ, वो तुम्हें बहुत याद करती है। ओह अच्छा, आरजू बोली। क्यों, तुम्हें क्या लगा? तुम लड़कियां हमेशा ऐसी ही बातें क्यों सोचती हो? राहुल ने शरारती स्माइल बिखेरते हुए कहा। अच्छा जी, तुम्हें क्या पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? तुम सोच रहे होंगे गलत, तुम लड़कों की गलती है। और कहा लड़कियां ऐसी है, वो बोली। घर पहुंचकर आरजू को यहाँ बिताए दिन याद आ गए। दरवाजा लीजा ने ही खोला और वो आरजू को देखते ही खुश हो गई। उसने एकदम से आरजू को गले लगा लिया। फिर उसे ध्यान आया कि वो काम वाली है, तो वो शर्माकर पीछे हट गई और वो बोली, सॉरी मैडम, खुशी के मारे पता ही नहीं लगा। कोई बात नहीं, कैसी हो तुम? आरजू ने पूछा। हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी है? आप तो जाकर आई ही नहीं। मुझे डर था कि शायद अब नहीं आएंगी, लेकिन सर ने कहा था कि आपको लेकर आएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आप आ गए। आइए, आप अंदर आइए, कहकर वो आरजू को अंदर लेकर आई। आरजू ने देखा घर में कुछ भी नहीं बदला था, हर चीज अपनी जगह ठिकाने पर थी। उसकी आंखें भर आई। राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ? बस वो दिन याद आ गए, आरजू बोली। अब पुरानी यादों को भुला दो, हम मिलकर नई खुशनुमा यादें बनाएंगे, कहकर उसने उसके आंसू पोंछ दिए। लीजा चाय लेकर आ गई। उसने आरजू से पूछा, दीदी जी, आपका सामान कहाँ है? मैं बाहर तक देख कर आई, कुछ नहीं है। लीजा, मैं अभी मिलने आई हूँ, रहने में फिर आऊंगी। मुझे मेरे असली माँ बाप मिल गए हैं। अब राहुल के पापा आ जाए तो ये लोग मुझे लेने आएंगे तो मैं आ जाऊंगी, आरजू बोली। फिर लीजा खाना बनाने चली गई। आरजू अपना कमरा देखने गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, वो देखकर हैरान रह गई कि कमरा इतने महीनों बाद भी बिल्कुल वैसा ही पड़ा था। वो अंदर आई तो उसे अंदर से राहुल की खुशबू आई। उसने राहुल की तरफ देखा, फिर राहुल ने एक स्विच ऑन की। बेड के सामने एक दीवार पर आरजू की बड़ी सी तस्वीर बन गई। राहुल ने एक रिमोट लिया और आरजू को प्यार से बेड पर बिठाया और खुद उसके पास बैठ गया। वो रिमोट के बटन दबाता रहा। दीवार पर आरजू की तस्वीरें बदलती रहीं। आरजू की आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे थे। वो चाहकर भी आंसू रोक नहीं पा रही थी। उसे पता था कि राहुल उसे चाहता है, पर इतना चाहता है यह आज पता चला। राहुल ने उसका मुंह अपनी तरफ किया और उसके आंसू पोंछे और उसकी आंखों में देखने लगा। वो उसे प्यार से देख रहा था। देखते ही देखते उसने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। आरजू ने उसे कस कर गले लगा लिया। आरजू और राहुल काफी देर ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में बैठे रहे। दोनों के सर एक दूसरे के कंधे पर थे। आरजू ने उससे कहा, चलो राहुल, अब घर छोड़ाओ, काफी देर हो गई है, सभी वेट कर रहे होंगे। ओह नहीं, मैंने नहीं जाने देना, तुम मेरी हो, अब मेरे पास ही रहो, राहुल ने बच्चे की तरह कहा। पागल ना बनो, जैसा बड़े ने तय किया है वैसा ही करेंगे। जब पापा आ जाएंगे तो वो तुम मुझे लेने आ जाना, ठीक है? फिर मैं हमेशा के लिए आ जाऊंगी, आरजू बोली। खाना खाकर राहुल उसे उसके घर छोड़कर आ गया।
लीजा भी आरजू का घर देखने तैयार होकर उनके साथ आ गई। वो घर पहुंचे तो आरजू देखकर हैरान रह गई। घर को फूलों और लड़ियों से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी की शादी हो। शादी के माहौल की तरह ही हलचल हो रखी थी। नौकर यहाँ वहाँ काम करते भाग रहे थे। आरजू ने राहुल की तरफ देखा। राहुल ने मासूम सा चेहरा बनाकर मुझे नहीं पता के रूप में कंधे उचकाए। वो दोनों अंदर आए तो लिविंग रूम में राहुल के पापा को देखकर आरजू चौंक गई। राहुल ने पापा के चरण छुए। उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, बहुत खुशी हुई देखकर कि तूने मेरा कहा मानकर इसे शादी करने के लिए मना लिया। आरजू ने भी उनके पैर छुए और वो बोले, जीती रहो बेटी, दूधो नाओ पूतो पलो। बेटा, इसने मुझसे वादा किया था कि जिस दिन आप वापस आएंगे मैं आरजू को फिर से आपकी बहू बना लूंगा, इसलिए ये तुम्हें लेकर आया है। आज हम तुम्हें छोड़ आएंगे और कल तुम दोनों की शादी है। पापा, इतने जल्दी कैसे ये सब होगा? आरजू ने हैरान होकर पूछा। कुछ जल्दी नहीं हुआ। जिस दिन तुम्हें हाँ की थी उसी दिन हमने और राम ने ये तैयारियां शुरू कर दी थी। सब कुछ फाइनल हो गया है। तुम क्या समझती हो मनीषा वैसे ही आई थी? उसे राहुल ने ही बुलाया है ताकि वो शादी में शामिल हो सके, और वो जो आज क्लब वाला सीन भी हुआ तुम्हें घर से दूर रखने के लिए ही किया गया था। तुम इतनी बड़ी सीक्रेट एजेंट हो, तुम्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि मनीषा शहर से इतनी दूर इसके क्लब में ही क्यों गई? कभी तुमने उसे ड्रिंक करते देखा है? तुमने सोचा नहीं कि उसने बेहोश होने तक क्यों पी? फिर रॉकी के हाथ ही क्यों लगी? फिर डॉक्टर कोई भी आ जाता, उदय को ही क्यों बुलाया? सब तुम्हें घर से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम घर सजा सके। अब कल तेरी शादी हो जाएगी, ये घर फिर से खाली हो जाएगा। तेरे आने से रौनक सी थी हम बेजान जिंदगियों में। कहते कहते दादाजी की आंख भर आई। पापा भी आंख साफ कर रहे थे। मम्मी तो रसोई के कोने में ही छुपकर रोने लगी। आरजू भी दादाजी के गले लगकर रो पड़ी। पापा जी, दादाजी, आप लोग दिल छोटा ना करें। मैं रोज दिन में एक बार आरजू को आप लोगों से मिलाने ले आऊंगा। मैं वादा करता हूँ। इसके साथ मैं भी रोज आऊंगा, एक के बदले दो। आप फिर मुझे ना कहना कि ये रोज ही आ जाता है। राहुल ने उन्हें हंसाने के लिए हंसते हुए कहा, अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा स्वागत है बेटा, जब मर्जी हो तब आओ। हमारे दिल तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। तुम्हारा दर्जा तो उदय और आरजू से भी बड़ा है। तुम हमारे कलेजे के टुकड़े को जो रखोगे। दादाजी हंस पड़े और अपने सीने से लगी आरजू के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, मुझे इनसे बड़ा दर्जा नहीं चाहिए, इनके जितना ही दे दीजिए। कहकर राहुल ने भी आरजू को बीच में लेकर दादाजी को हग कर लिया। सभी हंसने लगे। राहुल के पापा भी ये देखकर खुश थे कि राहुल आरजू के कारण बदल गया है। तभी उदय, रॉकी, ईशान और मनीषा भी आ गए। वो भी काफी कुछ लेकर आए थे। अच्छा राहुल, अब घर चले, वहाँ का काम भी तो देखना है। राहुल के पापा बोले, पापा, वहाँ पर मैंने सब करवा दिया है, आप चिंता मत करें, आपके जाने तक सब हो जाएगा। फिर उन्होंने राहुल और आरजू को एक सोफे पर बिठा दिया। माँ ने आरजू को सर पर चुन्नी लेने को कहा। राहुल ने पूछा, ये सब क्या है? उदय बोला, बलि से पहले बकरे की सेवा तो कर ले। सभी हंसने लगे। राहुल के पापा ने लीजा की मदद से उसे लाल चुनर उड़ाई। फिर बड़ा सा लिफाफा और जेवर के डिब्बे, एक मिठाई का एक डिब्बा उसके गोद में रख दिया। राहुल को अब समझ आया कि पापा घर की वजह यहाँ क्यों आए और लीजा ने क्यों साथ आने को कहा। तो उन्होंने ये सब पहले ही सोचा हुआ था। उसने पापा की तरफ शरारती स्माइल से देखा। पापा हंसते हुए बोले, मुझे ये लुक ना दे, ये सब तेरे इन दोस्तों की दादाजी की मिली भगत है, हम तो बस मोहरे हैं। इसके बाद आरजू के मम्मी पापा ने मिलकर राहुल को वो सामान दिया जो वो लेकर आए थे। इसमें उसके लिए सूट, मिठाई का डिब्बा, सोने का कड़ा और सोने की चेन थी। राहुल ने मना किया, लेकिन दादाजी के कहने पर उसे लेना पड़ा। जब दादाजी ये सब कर रहे थे तब उदय ने राहुल को गले लगाकर बधाई दी और धीरे से उसकी पॉकेट में कुछ डालकर धीरे से बोला, रिंग्स है, डाल दे। फिर उनके पीछे हटते ही राहुल ने पॉकेट से रिंग निकाली और आरजू को हाथ आगे करने को कहा। उसकी उंगली में रिंग डाल दी। फिर आरजू ने भी ऐसा ही किया। सभी तालियां मारने लगे। अगले दिन आरजू की शादी थी। मम्मी, पापा, उदय किसी न किसी काम में बिजी थे। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। हर तरफ धूम थी। शादी शहर के सबसे बड़े पैलेस में थी। आरजू तैयार होने के लिए बड़े पार्लर में आई हुई थी। मनीषा उसके साथ थी। आरजू दुल्हन के रूप में बहुत ही प्यारी लग रही थी। मनीषा पहले ही तैयार हो गई थी। वो बैठी आरजू को देखे जा रही थी। उसने अपनी उंगलियों पर आंख से काजल लगाकर आरजू के कान के पीछे लगाया और बोली, बहुत ही प्यारी लग रही हो, कहीं मेरी ही ना नजर लग जाए। कहकर वो हंस पड़ी। रॉकी उन दोनों को लेने आया। कार में बैठते ही आरजू उसे देखकर बोली,
तुम लोगों ने मिलकर अच्छा उल्लू बनाया मेरा। भाभी जी, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जैसे जैसे ऑर्डर मिला हम करते रहे। स्क्रिप्ट और डायरेक्शन सब राहुल की थी, रॉकी बोला। लेकिन जो भी हो, क्रेडिट तो तुम एक्ट्रेस को जाता है। मुझे मनीषा पर जरा भी शक नहीं हुआ। मुझे लगा शायद सच में शराब पी ली हो। और आप तो कमाल कर रहे थे। वो क्या शायरी कह रहे थे? दर्द कम होते हैं। वाह, बिल्कुल नेचुरल। सच में उस दिन मुझे लग रहा था कि शायद तुम्हें मनीषा से प्यार हो गया है। और हाँ, वो बाइट वाला क्या सीन था? वो निशान कहाँ से आया था? आरजू बोलती चली गई। अरे वो कोई बाइट के निशान नहीं थे, ये तो कुछ दिन पहले एक शराबी के साथ लड़ाई के वक्त बोतल लग गई थी। रॉकी बोला। और रही बात इससे प्यार की, तो कल तो नहीं हुआ था। आज इतनी सुंदर लग रही है, ऊपर से मौका भी है, दस्तूर भी है। भाई हमारे यार की साली है, आधी घरवाली है, तो हमारी तो पूरी घरवाली बन सकती है। घरवाली माय फुट, आईना देखा है कभी? तुम जैसों को पति बनाना तो दूर, मैं नौकर भी ना रखूं। मनीषा हंसते हुए बोली। हाँ, अब मुझे शादी जैसा माहौल लगा, जहाँ लड़की और लड़के वालों में प्यारी सी नोकझोंक होती है। आरजू बोली। वो लोग पैलेस पहुंच गए। उदय उन्हीं का वेट कर रहा था। उसके आते ही उसे कमरे में ले जाकर बिठा दिया। यहाँ से मेन गेट साफ दिखता था। मनीषा और आरजू बैठे बातें कर रहे थे कि बारात आ गई। मनीषा भाग के बाहर आ गई। उसे रिबन कटाई के लिए जो खड़े रहना था, उस तरफ रॉकी, ईशान और राहुल थे और इस तरफ वो अकेली। अब वो क्या करे? तब उदय उसके साथ आ गया और बोला, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सोच समझ कर बोलना कमीनो। आरजू दूर खड़ी सब देख रही थी। वो लोग नोक-झोंक कर रहे थे। फिर काफी देर बाद उनकी सेटिंग हुई और रिबन काट कर वो लोग अंदर आ गए। सब यूं ही हंसी मजाक करते रहे। फिर आरजू को बाहर ले आया गया, जयमाला कराई गई, फिर उन्हें मंडप में ले जाया गया। राहुल की नजरें आरजू से हट ही नहीं रही थी। वो उसे बहुत ही सुंदर लग रही थी। कितने ही घंटे लगे वचन और फेरों में। सब खुश हुए जब पंडित जी बोले कि विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद खूब नाच गाना चला। राहुल और आरजू ने कपल डांस किया। उनकी जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी। उन्होंने इस गाने पर डांस किया, तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ, खोने लगा हूँ। दोनों बहुत आराम से डांस कर रहे थे। सब उन्हें देख रहे थे और सभी तारीफ कर रहे थे कि जोड़ी बहुत ही सुंदर है। राहुल आरजू को शादी के बाद अपने घर ले आया। यहाँ लीजा और रिश्तेदारों ने सारी रीति रिवाजों से इनका स्वागत किया। आधी रात तक नाच गाना चलता रहा। आरजू बहुत थक गई थी। वो तो चुपचाप कपड़े चेंज करके अपने बेडरूम में सो गई। जब राहुल आया तो वो गहरी नींद में थी। राहुल ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और वो अपने कपड़े बदल कर आकर बेड पर लेट गया। आरजू उनकी तरफ पीठ करके लेटी थी। वो उसके बगल में लेट गया और सो गया। सुबह जब आरजू उठी तो कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद राहुल आया ही नहीं होगा। वो उठी, वो नहा धोकर बाहर आई तो राहुल कमरे में था। उसने आरजू का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर बाहों में भर लिया और बोला, आज तुम मेरी हो, अब मुझे रब से और कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी मुझे मिल गई है। ये लो अपनी शादी का तोहफा तुम्हारे लिए। कहकर उसने एक फाइल उसे दे दी। आरजू ने उस फाइल को खोलकर देखा। इसमें एसएल बिल्डर्स के 35% शेयर थे। वो देखकर बोली, ये 5% और मिल गए? हाँ, उस सुंदरलाल के दोस्त को डराया कि कंपनी डूबने वाली है और ये शेयर दिखाए। वो मेरे झांसे में आ गया और उसने अपने शेयर मुझे दे दिए, राहुल बोला। फिर उसने एक और पेज निकाला और आरजू को दिया। आरजू ने वो पेज खोल के पढ़ा। इसमें सुंदरलाल द्वारा प्रकाश और उसकी वाइफ के बैंक अकाउंट थे और एक लिफाफे में सौम्या और सतीश के कुछ तस्वीर। आरजू खुशी से बोली, अब तो तुम चिंता छोड़ो, तुम्हें उसके वाइफ के 10% शेयर लेकर दिखाती हो। अच्छा ठीक, पहले चलकर खाना तो खा लो, कहकर राहुल उसे लेकर डाइनिंग रूम में आ गया। पापा वहां पर पहले ही बैठे थे। आरजू भी जाकर राहुल के साथ बैठ गई। वो लोगों ने खाना खाया। पापा ने आरजू को नौकरों की तरफ इशारा करते हुए कुछ पैसों के लिफाफे देते हुए कहा, बेटे ये इन लोगों को दे दो, ये हमारी परंपरा है। फिर उन्होंने लिजा को बुलाया। देखो लिजा, सभी को यहाँ बुला दो। लिजा की एक आवाज से सारे नौकर लाइन बनाकर खड़े हो गए। कुल 5-6 लोग थे। आरजू और राहुल ने सबसे पहले लिजा को पैसे दिए। उसके बाद सबको बारी बारी से लिफाफे दिए। सब ने उन्हें लाखों दुआएं दी। इसके बाद पापा इन्हें अपने बेडरूम में ले गए। वहां उन्होंने अलमारी से चाबी निकालकर आरजू को दी। बेटा, ये इस घर की चाबियां हैं, अब ये तुम्हारे हवाले, ये चाबी लेकर आओ। वो दीवार के पास गए और वहां लगी स्विच दबाई।
दीवार एक पर्दे की तरह पीछे हट गई। अंदर एक सीक्रेट रूम था, वहां तिजोरी थी। उस गोल्डन चाबी से इसे खोलो। आरजू ने ऐसा ही किया। अंदर सोना ही सोना पड़ा था। आरजू ने इतने गहने कभी नहीं देखे थे। पापा ने उसमें से एक डिब्बा निकालकर उसे देते हुए कहा, यहाँ बैठो बेटा, ये गहने हमारे पुश्तैनी गहने हैं। अगर राहुल की मम्मी जिंदा होती तो वो तुम्हें अपने हाथों से सजाती। बेटे, ये सारे जेवर पहनकर तस्वीरें खिंचवाना। ये देखो, ये राहुल की मम्मी के हैं, ये मेरी मम्मी और ये मेरी दादी के। ये सब ने ये गहने पहनकर फोटो खिंचवा कर यहाँ रखी है। ये एक तरह से हमारी खानदानी औरतों के हैं। फिर इसी तरह अपनी बहू को देकर फोटो खिंचवा कर रख देना, सबको इस बारे में समझा देना। कहकर पापा जी ने वो डिब्बा आरजू को दे दिया। उन्होंने फोटोग्राफर बुलाया हुआ था। आरजू ने सारे जेवर पहने और फिर फोटोज खिंचवाई। फिर सारे गहने वापस तिजोरी में रख दिए। तुम सच में कोई महारानी लग रही थी, वो सब पहनकर, राहुल ने आरजू से कहा। आरजू मुस्कुरा दी। फिर वो दोनों लिविंग रूम में पापा के पास आकर बैठ गए। राहुल बोला, पापा आप यहाँ कब तक है? मेरा मतलब है, इस बार कितनी लंबी छुट्टी लेकर आए हैं? बेटा, मेरा वहाँ बहुत काम पड़ा है, मुझे आज ही जाना है, 3 बजे की फ्लाइट है, पापा बोले। पापा मुझे पता है आपका पहला और आखिरी प्यार काम है, सो मैं नहीं रोकूंगा, आप अपना काम देखिए, लेकिन जल्दी वापस आइएगा। फिर दोपहर 2 बजे वो पापा को एयरपोर्ट छोड़कर अपने घर आ गया। राहुल वापस आया तो उसने देखा कि आरजू सारे गिफ्ट्स खोलकर देख रही थी। राहुल चुपचाप दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा। वो हर गिफ्ट को खोलने के बाद कभी खुशी में तो कभी दुख में हंसती। राहुल को उसे देखकर हंसी आ रही थी। वो धीरे से उसके पास गया, उसे डराना चाहता था, पर आरजू ने उसे पहले ही देख लिया था। वो सीक्रेट एजेंट यूं ही नहीं बनी थी। वो बोली, छोड़ आए पापा को। उफ़ो, तुम तो जरा से भी मजा नहीं लेने देती। सोचा था तुम्हारा डरा हुआ चेहरा देखकर मजा आएगा, लेकिन राहुल ने गहरी आह भरी। जनाब, अभी कल तो शादी हुई है, अभी से पछताने लगे? आरजू ने छेड़ते हुए कहा। पछताए मेरे दुश्मन, मुझे तो बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी मिली है। कहकर उसने आरजू को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। आरजू ने उसे रोका, पर वो मानने वालों में से नहीं था, और अब तो वो उसकी पत्नी थी, तो वो रुकता भी क्यों? लीजा स्नैक्स लेकर उनके कमरे तक आई। दरवाजा खुला था। वो अंदर की हलचल सुन के धीरे से दरवाजा बंद करके मुस्कुराती हुई चली गई। उसने बाकी के नौकरों को भी कह दिया कि कोई भी नौकर उसे पूछे बिना ऊपर ना जाए। शाम को राहुल को एक इमरजेंसी मीटिंग में जाना था, तो उसने जाते वक्त सोई हुई आरजू को देखा और उसके पास जाकर उसके माथे को छूमा और बाहर आ गया। लीजा ने उसे चाय के लिए पूछा तो वो बोला, मैं नहीं पीऊंगा, मेरी जरूरी मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना है। आरजू उठे तो उसे बता देना। कहकर राहुल चला गया। आरजू को मनीषा का फोन आया। फोन की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने टाइम देखा, 7 बज गए थे। उसने फोन उठाया। हेलो मनीषा, क्या हाल है? मेरा तो ठीक है, तू बता तेरा क्या हाल है? कहाँ थी? कब से फोन बजा रही हो? कहीं राहुल के साथ तो नहीं, और मैंने तुम्हारा स्पेशल टाइम खराब तो नहीं कर दिया? मनीषा ने उसे छेड़ते हुए कहा। अरे नहीं, कल की थकावट थी तो सो गई थी। फोन साइलेंट पर था इसलिए पता नहीं चला। राहुल तो काम पर गया होगा। आरजू बोली, चलो अब हम क्या करें? मैंने तो बहुत डरते हुए फोन किया कि कहीं रंग में भंग ना डाल दे। मनीषा बोली, रंग और भंग तुझे मुबारक। तू बता कौन सा पसंद आया, मेरे भैया, ईशान या रॉकी? जिससे उंगली लगाए उससे तेरी शादी करा दूंगी। आरजू बोली, हाय आरजू, कहाँ दुखती नस पर हाथ रख रही है। मुझे तो तीनों ही पसंद है, उदय की सादगी, रॉकी का बोल्डनेस और ईशान का लुक। हाय, क्या मैं तीनों पर उंगली रख सकती हूँ? मनीषा ने मस्ती करते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, तू ऐसा करे तो तू चौथा ही ढूंढ, नहीं तो तेरा पता नहीं मेरे तीनों भाइयों को बर्बाद कर देगी। आरजू ने भी मजाक किया, फिर दोनों ही हंस पड़ी। बस ऐसे ही हंसती रहना। मैंने तो इसलिए फोन किया था कि मैं कल वापस जा रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों यार, इतने महीनों बाद आई है, अब फिर जल्दी? कुछ दिन तो रुक जा। आरजू बोली, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा जाने का, पर क्या करूं, फोन आ गया, जाना ही पड़ेगा। आज मम्मी के पास जा रही हो, आज रात वहां रुक कर कल चली जाऊंगी। सुबह ही पता चला। तुझे बताना चाहती थी पर सोचा कि तेरी कल की शादी हुई है, सो काम होंगे, इसलिए नहीं किया। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि तुझसे अब मिलूं, पर तू आंटी के पास जा रही है। सच यार, घर के लिए मिठाई तो ले जाती। कितने बजे जाना है मुझे बता, मैं भिजवा देती हूँ। आरजू बोली, यार कैसी बातें करती है, मिठाई मैं खुद ही ले लूंगी वहां जाकर।
वैसे भी रिबन कटाई और जूता चुराई पर काफी पैसे मिले हैं। यार ये अमीर लोगों के मजे हैं। हम लोग एक एक रुपया सोच कर खर्च करते हैं और राहुल ने कितनी आसानी से मुझे 1 लाख दे दिए। मैंने मना भी किया, पर पता है वो क्या बोला? वो बोला कि तुमने बचपन से मेरी आरजू का साथ दिया, उसे जो खुशियां दी उसके बदले में ये 1 लाख तो कुछ नहीं है। तेरा पति सच में पागल है। रुला दिया मुझे। मैंने कहा कि मैंने इसलिए किया क्योंकि तू मेरी इकलौती फ्रेंड थी, मुझे भी सिर्फ तेरा सहारा था। तो बोला कि आरजू मेरी जिंदगी है, उसके लिए कुछ भी। सच कहती हो, मुझे तेरे लिए बहुत खुशी है कि भगवान ने तुझसे जो प्यार बचपन में छीन लिया था उसे दुगना तिगुना करके वापस कर दिया। अच्छा चल, मुझे देर हो रही है, फोन रखती हूँ, पहुंचकर फोन करूंगी। मनीषा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे पता था कि अगर वो और बात करेगी तो उसका मूड भी खराब हो जाएगा। आरजू भी उसकी बातें सुनकर रो रही थी। तभी राहुल आ गया। उसने आरजू को रोते देखा तो वो भागकर उसके पास आया और उसे बाहों में लेते हुए बोला, क्या हुआ आरजू, रो क्यों रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई? उसने सोचा कि दोपहर में जो उनके बीच हुआ उसके कारण रो रही है। नहीं, कुछ नहीं, वो मनीषा का फोन था। वो वापस जा रही है। पगली बातें ही रुलाने वाली करती है। तुम उसे मिलना चाहती हो? हाँ, पर वो आज रात अपनी मम्मी के घर रुकेगी, फिर कल ही फ्लाइट लेकर चली जाएगी। आरजू बोली। उसकी मम्मी का घर कहाँ है? राहुल ने पूछा। वो दूसरे शहर में है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम उसकी मम्मी के घर चलते हैं, फिर तुम उससे मिल लेना, राहुल बोला। उसकी बात सुनकर आरजू खुश हो गई। वो जल्दी से तैयार हो गई और दोनों के साथ ले जाने वाले कपड़े भी रख लिए और गिफ्ट में से उसकी मम्मी और उसके लिए 2 गिफ्ट ले लिए। वो 2 घंटों में वहां पहुंच गए। मनीषा अभी पहुंची नहीं थी। वो अंदर आई तो आंटी उसे देखकर हैरान रह गई और बोली, हाय आरजू, तू कितनी बड़ी हो गई है। अच्छा, ये तेरा पति है? जीते रहो बेटा, आओ अंदर आओ, मनीषा की मम्मी बोली। राहुल ने देखा कि बेशक घर छोटा था पर हर साजो सामान था। आंटी चाय बना रही थी। आरजू पास खड़ी थी। उन्होंने बताया, मनीषा भी आती ही होगी। जाओ बेटा, तुम वहाँ दामाद जी के साथ बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं आंटी जी, मैं तो आपके पास ही रुकूंगी। आरजू ने पीछे से आंटी को हक करके अपना सर उनके कंधे पर रख लिया। आंटी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। मनीषा घर आई तो घर के बाहर बड़ी सी महंगी कार देखकर सोचने लगी कि कौन आया होगा। वो अंदर आई तो लिविंग रूम में राहुल को देखकर चीख पड़ी, अरे आप यहाँ कैसे आए? आरजू भी आई है, कहाँ है वो? राहुल ने किचन की तरफ उंगली कर दी। मनीषा भागकर किचन में गई और जाकर माँ और आरजू को गले लगा लिया। दोनों बहुत खुश हुई। आरजू ने उसे बताया कि ये सब राहुल का किया है। मनीषा ने राहुल को कहा, जीजू आप बहुत ही अच्छे हैं, मेरी आरजू को ऐसे ही खुश रखना। उसे यहाँ लाने के लिए, मुझे सरप्राइज देने के लिए थैंक यू। आरजू की खुशी के लिए कुछ भी। आरजू तुम यहीं रुको, एक इमरजेंसी मीटिंग आ गई है, विजय का फोन आया था, तुम्हें कल लेने आ जाऊंगा, राहुल बोला। तुम इतना थक गए हो, अब वापस जाओगे फिर लेने आओगे? ऐसा करो तुम जाओ, कल मैं खुद ही आ जाऊंगी, मेरी फिक्र मत करो, अपना काम कर लो, आरजू बोली। ओके कहकर राहुल निकल गया। वो दोनों अपनी बातों में मस्त हो गई। राहुल ने उसे बताया नहीं था कि मॉडल और फिल्म स्टार दिव्या ने सोशल मीडिया में उन दोनों की फोटोज डालकर हंगामा कर दिया है। उसका कहना है कि राहुल उसका बॉयफ्रेंड था, वो दोनों लिव इन रिलेशन में थे। राहुल ने उससे ब्रेकअप किया, बिना उसे बताए, बिना शादी कैसे कर ली। राहुल को विजय ने जैसे ही बताया, उसने विजय को अब हैंडल करने को कह दिया था, पर उसे पता नहीं कि दिव्या के फैन कैसे रिएक्ट करेंगे। वो सारे रास्ते सोचता जा रहा था। उससे ये बड़ी गलती हो गई कि उसने दिव्या की मदद की उसके फेमस होने में, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये ऐसा करेगी। वो कंपनी में पहुंचा तो गेट पर मीडिया के लोग थे। राहुल कार अंडरग्राउंड पार्किंग में ले गया और वहां की वीआईपी लिफ्ट से अपने कमरे में चला गया। ये पार्किंग सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए थी, इसलिए यहाँ मीडिया के लोग नहीं आ सकते थे। राहुल अपने कमरे में आ गया। विजय ने उसे वीडियो तो पहले ही भेज ही दिया था, अब उसने वो न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें ये सब था। विजय बोला, सर मैंने नेट से तो सारी डिटेल्स डिलीट करवा ली है, पर ये न्यूज़पेपर तो कई घरों में पहुंच गए होंगे। तभी राहुल का फोन बजा। उदय के दादा का फोन था। हेलो राहुल, ये सब क्या है? तुमने बताया नहीं पहले। तुम हमारे निक्की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? निक्की कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा है। ठीक भी है वो? दादाजी ये कुछ नहीं है। आपको पता ही है कि मीडिया वाले कैसे पॉपुलर होने के लिए झूठी खबर छापते हैं। आप मुझ पे भरोसा रखिए, मेरा आरजू के सिवा कभी किसी से कोई रिलेशन नहीं था। ये दिव्या हमारी स्पोक्स पर्सन थी, तो अपने प्रोडक्ट के लिए मैं उसके साथ पार्टीज वगैरह में जाता था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं।
उदय सब जानता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब सेट कर दूंगा। राहुल ने आश्वासन दिया। राहुल के जाने के बाद आरजू मनीषा और उसकी मम्मी के साथ बैठकर बातें करती रही। फिर मम्मी किचन में काम करने चली गई तो वो दोनों अपनी बातों में लगी रही। किसी ने भी फोन नहीं देखा। शाम का अखबार देखना तो दूर की बात, उस पर आरजू के फोन की बैटरी डेड हो गई थी। राहुल ने दादाजी से बात करने के बाद आरजू को फोन मिलाकर देखा, वो स्विच ऑफ आ रहा था। उसने मनीषा को फोन किया। हेलो मनीषा, आरजू से बात करना है, उसका फोन बंद आ रहा है। मनीषा ने राहुल को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है जीजू, जाते ही मिस करने लगे? क्या करे, ये मेरी जिंदगी है, एक पल भी जीना मुश्किल है इसके बिना। राहुल भी अपने अंदाज में बोला। मनीषा ने आरजू को फोन देते हुए कहा, ओहो, ये लो, करो बात अपनी जिंदगी से। उसने फोन आरजू को दे दिया। क्या हुआ? आरजू बोली। तुम्हारा फोन बंद आ रहा है। आरजू, एक बात बतानी है। मैं नहीं चाहता कि तुम फोन या अखबार में देखो या कोई तुम्हें बताए। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले ही तुम्हें बता दूं। राहुल बोला। क्या हुआ राहुल, ऐसा क्या हो गया? आरजू, जो वो दिव्या है ना, उसने मीडिया में मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है कि मैंने उसे धोखा दिया है, कि मैं उसके साथ लिव इन रिलेशन में था और उससे पूछे बिना ही शादी कर ली। आरजू, ये सब झूठ है। मैं कभी किसी के साथ लिव इन में नहीं रहा। मैंने किसी को टच भी नहीं किया। हाँ, पार्टीज वगैरह में साथ ले जाता था क्योंकि लोग मुझे गे समझने लग गए थे। आरजू, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा तुम्हारे सिवा किसी से भी कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ। राहुल बोलता चला गया। राहुल, तुम मुझे कोई क्लैरिफिकेशन मत दो। मैं जानती हूँ तुम्हें, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम इसको जवाब देने की सोचो। कोई नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आरजू की बात सुनकर राहुल को कुछ तसल्ली हुई। फोन बंद करके आरजू ने सोशल मीडिया पर चेक किया तो सारा नेट राहुल और दिव्या के रिश्तों से भरा पड़ा था। वो परेशान हो गई। तब उसने हैरी को फोन किया और उसे दिव्या के पिछले साल के रिलेशन निकालने को कहा। हैरी फ्री था तो वो काम पर लग गया था। राहुल भी कुछ हल निकालने के लिए सोच रहा था। उसने अपनी वीडियो रिलीज की जिसमें उसने सारी सच्चाई सबके सामने खोल दी। उसने बताया, मैं बचपन से अपनी मौजूदा पत्नी आरजू से प्यार करता था। उसे बचपन में ही किसी ने किडनैप कर लिया था, लेकिन मुझे उसके वापस आने की आस थी। उसी वजह से मैंने किसी लड़की को अपने पास नहीं आने दिया। लोग मुझे गे कहने लगे, तो दोस्तों की सलाह से मैंने दिव्या, जो हमारे प्रोडक्ट की स्पोक्स पर्सन थी, मैं उसके साथ 1-2 इन्विटेशंस और पार्टी में गया तो उसने ये बात फैला दी कि हम लिव इन रिलेशन में हैं। मैंने उस समय विरोध नहीं किया क्योंकि इससे हम दोनों का बेनिफिट था। उसको पॉपुलैरिटी मिल गई और मुझे मेरी इमेज सुधारने का मौका, जबकि असल में मैंने कभी इसे हाथ तक नहीं लगाया। इसे तो क्या, मैंने अपनी वाइफ के सिवा किसी को हाथ नहीं लगाया। राहुल के इस वीडियो का असर कुछ खास नहीं हुआ। हैरी ने दिव्या की सारी हिस्ट्री निकाल ली। उसे एक रिपोर्ट मिली जिससे पता चला कि पिछले साल अमेरिका के किसी होटल में उसे किसी अमेरिकन ड्रग डीलर के साथ पकड़ा गया था। पकड़े गए अमेरिकन ने पुलिस को बताया, ये एक कॉल गर्ल है, इसने मुझसे एक रात के $1500 लिए हैं। मुझे इससे मेरे फ्रेंड ने मिलवाया था जो इसका रेगुलर कस्टमर है। वीडियो में दिव्या पास खड़े उससे मिन्नतें कर रही है कि मुझे बचा लो। उसने अपना मुंह छुपाने की कोशिश भी की थी पर वो छुप नहीं सकी। उसने ये वीडियो इंडिया में रिलीज होने ही नहीं दिया था। हैरी ने ये वीडियो आरजू को भेज दिया। आरजू वो वीडियो देखते ही हैरान रह गई। ये दुनिया भी अजीब है, फेमस होने के लिए भी इंसान क्या क्या करता है। उसने दिव्या को वो वीडियो भेजी और मैसेज सेंड किया कि अगर चाहती हो कि मैं ये वीडियो वायरल न करूं तो राहुल के ऊपर लगे झूठे आरोपों को वापस ले लो। तुम्हारे पास आज रात तक का ही समय है, और हाँ, मीडिया के सामने सच बता देना, नहीं तो मैं सच बता दूंगी। ये देखकर दिव्या की तो मानो जान ही निकल गई। ये राज तो वो अमेरिका में ही दफन कर आई थी, यहाँ इनके पास कैसे आ गया? उसने तो राहुल से पैसे ऐंठने के चक्कर में ये सब किया था। अब अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो क्या होगा? वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ड्रग्स डीलर का नाम सुनकर पुलिस अलग से परेशान करेगी। उसने माफी मांगनी ही ठीक समझा। अगले दिन दिव्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर राहुल से माफी मांगते हुए कहा, मैंने जो कुछ भी कहा सब झूठ था। हम कभी भी साथ नहीं थे। लिव इन में रहना तो दूर की बात है। मैंने पैसे ऐंठने के चक्कर में ये सब किया। मैं, राहुल, आरजू, अपने फैन से और आप सबसे माफी मांगती हूँ, कहकर उसने सबके सामने हाथ जोड़ दिए। उसका बयान आते ही सब ठीक हो गया। राहुल आरजू को लेने के लिए मनीषा के घर पहुंच गया था। मनीषा ने दरवाजा खोला तो बोली, वाह जीजू, आप तो आ भी गए। हमने तो सोचा था कि आप नहीं आओगे। राहुल भागकर आरजू के पास गया और बोला, आरजू, उस दिव्या ने अपना जुर्म कबूल किया है। उसने मान लिया है कि वो सब कुछ झूठ बोल रही थी। कैसे ना मानती?
अपनी आरजू ने उसे फंसा जो लिया था। मनीषा बोली, आरजू ने? क्या मतलब है तुम्हारा? पहले आराम से बैठिए और अब ये देखिए। आरजू ने राहुल को दिव्या का वीडियो दिखाया, फिर बोली, बस उसे ये दिखाया तो वो तोते की तरह माफी मांगने लगी। लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिला? राहुल ने पूछा। ये मेरे फ्रेंड हैरी का काम है। वो हैकिंग की दुनिया का इकलौता राजा है, किसी की भी खबर निकाल लेता है। भाई तुम्हारे हैरी को थैंक यू कह देना, कभी बुलाओ उसे मिलने, राहुल बोला। मनीषा की टैक्सी भी आ गई। वो लोग भी मनीषा के जाते ही निकल पड़े। दोनों बहुत खुश थे। वो लोग घर आ गए। अगले दिन आरजू ने मिसेस सुंदरलाल से मिलने की सोची। हैरी ने उसका फोन नंबर ढूंढ कर दे दिया। उसने उसे कॉल किया। उधर से फोन उठते ही आरजू बोली, देखिए मैं आपको आपके पति के एक अफेयर के बारे में बताना चाहती हूँ, अगर आप सुनना चाहो तो। आरजू की बात सुनकर मिसेस सुंदर की तो बोलती ही बंद हो गई। वो बोली, मुझे पहले से ही शक था, इनके लक्षण ही ऐसे हैं। आपको कैसे पता? मेरे पास सारे सबूत है, आप देखकर हैरान हो जाओगी। आरजू बोली, कहाँ मिलोगी? होटल सी व्यू 6 बजे। कहकर आरजू फोन रखने लगी तो वो बोली, लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? इसकी जरूरत नहीं है, मैं पहचान लूंगी। आरजू ने कहकर फोन कट कर दिया। शाम 6 बजे वो होटल पहुंच गई। मिसेस सुंदरलाल भी पहुंच गई। आरजू निक्की का वेश बनाकर आई थी। वो उसके पास आकर बोली, मिसेस सुंदरलाल, मैंने ही आपको बुलाया था। मुझे तरस आता है आप पर। आपकी ना आपके पति ने कद्र नहीं की, ना ही आपके बेटे ने। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये देखिए, आपके पति मिसेस प्रकाश के अकाउंट में हर महीने कुछ अमाउंट डालते हैं, देख लीजिए। ऐसे ही आपका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के अकाउंट में। आपको इसकी खबर नहीं है शायद। आरजू बोली, नहीं, ये सब झूठ है। मेरे बेटे की तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये मिसेस प्रकाश को तो मैं देख लूंगी। ये देखिए, ये आपका ही बेटा है ना? आरजू ने उसे सौम्या और सतीश की फोटोज दिखाई। वो हैरान रहकर बोली, ये दोनों मुझे धोखा दे रहे हैं। पर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप कर सकती है। ये लोग आज या कल आपसे आपके शेयर मांग लेंगे। आपके पास कितने शेयर हैं? इनकी कीमत बहुत है। ये लोग लेकर वो भी अपनी अपनी प्रेमिकाओं को दे देंगे। आप किसी भी हालत में वो शेयर ना देना। अगर बेचने का इरादा हो तो मुझे बताना। आरजू बोली, तुम ये सब शेयर के लिए कर रही हो? नहीं, आपके लिए। अगर आप ये शेयर मुझे देंगी तो कल ये कंपनी की चेयरमैन आप बन सकती हैं। ये कैसे हो सकता है? सब हो सकता है। मेरे पास 35% शेयर है। आप अगर 10% मुझे दे देंगे तो मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर होंगे। मैं आपको इसके अच्छे पैसे दूंगी और वक्त आने पर आपको कंपनी दे दूंगी। आरजू बोली, कितने दे सकती हो? आप बताइए, कितने चाहिए? 3 करोड़ दे सकती हो? 1 करोड़ ठीक है। नहीं, ये कम है। कम से कम 2 करोड़ तो दो। चलो ना, आपकी ना मेरी। 1.5 करोड़ पर बात पक्की करते हैं। आरजू बोली। वो मान गई। उन्होंने 2 दिन बाद मिलने की बात पक्की की और अपने अपने रास्ते चल दी। सेल मेंशन। घर आकर मिसेस सुंदरलाल अपने पति और बेटे का इंतजार करने लगी। रात के 8 बजे बेटा आया। वो बोली, कहाँ घूमते रहते हो सारा दिन? मम्मी, काम पर गया था, उसने हमेशा की तरह जवाब दिया। अच्छा, तो इस काम पर जाता है तू? तेरी वो गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है? मम्मी, आपको किसने बताया? आप पापा को मत बताना। मैं तो पापा के पाप कम करना चाहता हूँ। वो लड़की वही है जिसे पापा ने किडनैप करके जंगल में छोड़ दिया था। ये तो उसे अच्छे लोग मिल गए इसलिए जिंदा है। मैंने पता करवाया था। अब मैं उससे शादी करके पापा का पाप आधा कर दूंगा। सतीश बोला। लेकिन बेटा, अगर वो हमें लूट कर ले गई तो? नहीं मम्मी, वो ऐसी लड़की नहीं है। बहुत ही सीधी शरीफ है। मुझे दिलो जान से चाहती है। मम्मी, कोई अपने शेयर खरीदता फिर रहा है। आप अपने शेयर मेरे नाम कर दो, नहीं तो कोई ठग ले जाएगा। सतीश बोला। हाँ, ताकि उस लड़की को तू दे सके। अरे माँ, उस लड़की से पापा ने 2 करोड़ कमाए थे। अगर हम कुछ दे भी देंगे तो कौन सा ज्यादा है? वैसे भी मैंने पापा को ही देने हैं। वो बोला। पापा भी अपनी गर्लफ्रेंड को दे देंगे। क्या कह रही हो मम्मी? सही कह रही हूँ। ये देख, तेरे पापा हर महीने प्रकाश को पैसे देते हैं, साथ में उसकी पत्नी को भी अलग से दे रहे हैं। जब प्रकाश को दे रहे हैं तो उसे देने की क्या जरूरत है? मुझे शक है कि वो नाम के लिए प्रकाश की पत्नी है, असल में वो इनकी रखेल है। मुझे डर है कि वो बेटा भी इनका ही ना हो, फिर तू भूल जाना कि तुझे कुछ मिलेगा। वो उसे कागज देते हुए बोली। मम्मी, ये तो सच में बहुत ही बड़ी समस्या है। मैं तो सोच रहा था कि पापा से बात करूं, लेकिन पापा तो बहुत ही खराब निकले। अब हम क्या करेंगे?
बेटा मुझे तो अपने शेयर के 1.5 करोड़ मिल रहे हैं, मैंने तो बेच दिए। अगर तुझे बेचने हैं तो तू देख ले। सुन, हम मिलकर नई कंपनी बना लेंगे, 3 करोड़ बहुत होते हैं। मम्मी लेकिन अगर अगले ने पैसे ना दिए तो? सतीश बोला। हम सब कुछ सोच समझ कर करेंगे। सतीश भी मान गया। वो अपने मम्मी के साथ जाने को राजी हो गया। राहुल का घर। आरजू ने आकर राहुल को बताया, राहुल मिसेस सुंदरलाल 1.5 करोड़ में मान गई है। 3 मांग रही थी, लेकिन मैंने 1.5 में फाइनल किया है। परसों को आने का वादा किया है। अच्छा, तुमने तो बड़े ही सस्ते में ले ली। मैं तो 5 में भी ले लेता। तुम अच्छा बिजनेस करती हो, मेरी पार्टनर बन जाओ। जनाब, आपकी लाइफ पार्टनर तो बन गई, अब और कितनी पार्टनर बनूं? आरजू बोली। वो तो है ही, मेरी लाइफ पार्टनर तो तुम हो ही। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। अब मेरे आसपास और लड़कियां होंगी तो मेरा दिल किस पर आ गया तो? राहुल बोला, कोई नहीं, तुम्हारे आसपास इतनी सुंदर लड़कियां नहीं होंगी जितने मेरे डिपार्टमेंट में हैंडसम लड़के हैं। मैं भी वहां काम करने चली जाऊंगी। आरजू ने उसकी बातों पर बात मारी। राहुल को बात समझ आ गई। अरे यार, तभी तो मैं तुम्हें अपने ऑफिस में रखना चाहता हूँ। दुनिया की सबसे सुंदर लड़की भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। आरजू हंस दी। राहुल भी हंस पड़ा। दोनों काफी देर बैठे बात कर रहे थे। 2 दिन बाद आरजू उससे मिलने जा रही थी। वो देखकर हैरान रह गई कि उसके साथ सतीश भी आया था। उसके आते ही सतीश हाथ मिलाकर बोला, आप धोखा तो नहीं देंगे? नहीं, नो, मैं धोखा नहीं दूंगी। मुझे इससे कुछ नहीं मिलना। मैं सिर्फ तुम दोनों की भलाई चाहती हूँ। अब मर्जी है आपकी। कहकर आरजू जाने के लिए उठी। सतीश बोला, लेकिन तुम हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड क्यों हो? मुझे तुमसे या तुम्हारी कंपनी से कोई मतलब नहीं है। मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। आपको बेचना है तो बेच दो, नहीं तो मैं चलूं। आरजू बोली। सतीश भी मान गया। दोनों ने अपने शेयर 4 करोड़ में दे दिए। आरजू लेकर चलती बनी। अब आरजू के पास एसएल बिल्डर्स के सबसे ज्यादा शेयर आ गए। अब उसके पास 55% शेयर थे। उसने सारे बिल्डर्स की बोर्ड मीटिंग बुलाई और वो राहुल के साथ वहां गई। उसने 55% शेयर दिखाकर कंपनी की चेयरमैन बनने का प्रस्ताव रखा। वोटिंग के आधार पर उसे चेयरमैन बना दिया गया। अब सुंदरलाल उनसे गुस्सा हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। वो चोट खाए कुत्ते की तरह चिल्लाने लगा, तुम होते कौन हो मेरी कंपनी में आकर मुझसे मेरी जगह छीनने वाले? मुझे जानते नहीं हो तुम लोग। क्या हाल करूंगा ये देखते रह जाओगे। सुंदरलाल बोला, हम जानते हैं कि तुम कौन हो। हम तुम्हें उस समय से जानते हैं जब तुमने ये काम भी शुरू नहीं किया था। दूसरों को उठाने और छोड़ने का काम करते थे। गीधड़ शेर की खाल पहनकर शेर नहीं बन जाता। रहेगा वो गीधड़ कहीं का। हम वो नहीं जो तेरी गीधड़ धमकियों से डर जाए। कहकर राहुल उठा और आरजू का हाथ पकड़कर चला गया। बाहर आकर राहुल ने ईशान को फोन किया। हेलो ईशान, आकर उसको पकड़ ले। अब मौका अच्छा है। सबूत तुम्हारे फोन में भेज दिया है। इनके प्रिंट आउट निकलवा लो। साला बचना नहीं चाहिए। खुद को समझता क्या है? राहुल के सामने भौंकता है। उसने हैरी द्वारा भेजे गए सुंदरलाल के खिलाफ सारे सबूत ईशान को भेज दिए। वो आकर कार में बैठ गया। राहुल ने आरजू को बधाई दी। बहुत बहुत बधाई हो, कहकर उसने आगे आरजू के पास होकर उसके होठों को चूमने लगा। फिर आरजू ने ही उसे याद दिलाया कि वो लोग पार्किंग में है। तब वो वहां से चला गया। चलते चलते वो बोला, हम कौन सा कुछ गलत कर रहे थे? अच्छा जी, अगर पकड़ के डंडे मारेंगे ना तब ऐसा कहना। तो इसमें क्या है? तुम मेरी धर्म पत्नी हो और अपनी पत्नी को प्यार करना कोई बुरी बात थोड़ी है। राहुल अकड़ के बोला, अच्छा, अगले ने पता है क्या कहेगा? वो पत्नी है तो भाग के थोड़ी जा रही है। घर जाकर भी तो कर सकते हो। ये सब पार्किंग में क्यों करना है? आरजू उसे चिढ़ाने लगी। भाई, हमें जब प्यार आएगा तब करेंगे, रोक के दिखाइए जिसमें दम है। राहुल रौब से बोला। अगले दिन हर अखबार में सुंदरलाल, उसके दोस्त प्रकाश, उसकी पत्नी को पुलिस ने पुराने किडनैपिंग के केसों के सिलसिले में पकड़ लिया है। हर तरफ हाहाकार मच गई। कई ऐसे और लोग सामने आए जिनके बच्चे किडनैप हुए थे। उन पर कई केस दर्ज हुए। आरजू को और उसके परिवार को अब चैन आया। 3 महीने बाद आरजू सुबह उठी तो राहुल चला गया था। वो नीचे आई तो उसे चक्कर आ गया। वो कुर्सी पर बैठ गई। लीजा ने उसे पानी दिया। आरजू को भूख लग रही थी। उसने लीजा को कहा, लीजा, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। कुछ रुक कर बोली, शायद इसी वजह से चक्कर आ गया। आपका कुछ खास खाने का भी मन करता है, जैसे कभी मीठा या नमकीन? हाँ, कभी कभी मीठा खाने की बहुत तलब लगती है। आरजू बोली, मैडम, कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं? चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। सर को फोन करूं?
कहकर लीजा राहुल को फोन करने लगी, पर आरजू ने रोक दिया। लीजा, पहले हम कंफर्म करके फिर उन्हें बताएंगे। फिर लीजा उसे हॉस्पिटल ले गई। वो हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए। रिजल्ट आने पर उसे अंदर बुलाया और बोले, बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हो। सच्ची? आरजू को विश्वास नहीं हुआ। दोनों बहुत खुश हुई। वो खुशी खुशी जा रही थी कि उन्हें रास्ते में उदय मिल गया। वो आरजू को देखकर घबरा गया। निक्की, तुम यहाँ किससे मिलने आई हो? सर, मुंह मीठा करिए, आप मामा बनने वाले हैं, लीजा बोली। क्या? सच्ची निक्की? उसने उसे गले लगा लिया। तूने राहुल को बताया? नहीं, हमें भी अभी पता चला है, मैं उसे बुलाता हूँ, कहकर उसने राहुल को फोन किया। हेलो राहुल, कहाँ हो तुम? आरजू हॉस्पिटल में है, कहकर उसने फोन कट कर दिया। कुछ ही देर में राहुल वहां आ गया। वो भागकर आरजू के पास आया। लीजा और उदय पहले ही बाहर चले गए। राहुल ने पूछा, क्या हुआ आरजू? तुम्हें कुछ देर पहले ही तो ठीक ठाक छोड़कर आया था, अचानक क्या हो गया? राहुल, कहकर उसने अपनी रिपोर्ट्स उसके हाथ में पकड़ा दी। वो रिपोर्ट्स पढ़कर कभी आरजू तो कभी रिपोर्ट्स को देखता रहा। वो खुश होकर आरजू से लिपट कर बोला, क्या ये सच है? आरजू ने शर्मा कर हाँ में सर हिला दिया। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो चीख चीख कर सबको बताना चाहता था कि वो पापा बनने वाला है। तब उदय और लीजा अंदर आए और उसे बधाई दी। राहुल ने उदय को गले लगा लिया। फिर राहुल ने लीजा को कुछ पैसे दिए। वो बहुत ही खुश था। राहुल आरजू और लीजा को लेकर घर आ गया। वो आरजू को कुछ नहीं करने दे रहा था, एक गिलास तक नहीं उठाने दे रहा था। आरजू बोली, राहुल, तुम इस तरह कब तक करोगे? तुम्हें पता है कि अभी इसे पैदा होने में कम से कम 10 महीने लगेंगे। तुम क्या इतने दिन यही करोगे? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं नहीं चाहता कि इसे कोई नुकसान हो। राहुल बोला, अगर ऐसा चाहते हो तो ये सब करना छोड़ दो। जितना मैं काम करूंगी, जितना चलूंगी फिरूंगी, उतना ही इसके लिए अच्छा है, समझे? लेकिन अगर काम करते वक्त तुम गिर गई या कुछ हो गया तो? नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तुम यहाँ बेड पर बैठो, कुछ लेना है तो मुझे बोलो, मैं कर दूंगा। और जनाब का काम कौन करेगा? मैं विजय से कहकर काम यही मंगवा लूंगा, यहीं से सारे काम कर दिया करूंगा, राहुल बोला। आरजू परेशान हो गई। राहुल सारा दिन उसके पास रहा, बेड से नीचे पैर नहीं रखने दिया। लीजा से कहकर खाना भी ऊपर ही मंगवा लिया। आरजू ने बताया कि डॉक्टर ने सैर करने को कहा है, तो वो उसे खुद शाम को सैर पर ले गया और जब कोई पास से गुजरता तो वो उसके पेट के आगे हाथ रख लेता। आरजू को बहुत शर्म आती। उसने सैर का आइडिया भी छोड़ दिया। राहुल ने नीचे वाले गेस्ट रूम को अपना बेडरूम बना लिया। अब उसे सीढ़ियां नहीं चढ़नी होगी। राहुल एक घड़ी के लिए भी उससे दूर नहीं हुआ। आरजू तो एक दिन में परेशान हो गई। लीजा आती, वो भी उसकी हालत पर हंसकर चली जाती। अगली सुबह उसे एक आइडिया आया। उसने राहुल से कहा, राहुल, हमने मम्मी को बताया ही नहीं, उन्हें पता चलेगा तो वो कितना खुश होंगी, और पापा दादा तो और भी खुश होंगे। चलो ना, उनके घर चले। राहुल उसकी बात कैसे टाल सकता था। वो तैयार होकर उसे उदय के घर ले गया। सुबह का वक्त था, सब घर पर ही मिल गए। आरजू हमेशा की तरह मम्मी और पापा के बीच में बैठी थी। राहुल ने उदय की तरफ इशारा किया कि तू बात कर, पर उदय ने इशारा किया कि तू बात कर। तब राहुल ही बोला, दादाजी, मम्मी, पापा, हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। अच्छा बेटा, क्या बात है? मम्मी ने आरजू की तरफ देखकर पूछा। मम्मी जी, आप नानी बनने वाली हो। राहुल ने बस इतना ही कहा। क्या? तीनों एक साथ बोले। अरे वाह, मैं तो परदादा बन गया। दादाजी खुश होकर बोले। मम्मी और पापा ने आरजू को गले लगा लिया। राहुल ने उन्हें रोकने के लिए उनके तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन रोक नहीं पाया। मम्मी ने आरजू और राहुल की नजर उतारी, फिर बोली, सच में बहुत अच्छी खबर सुनाई है, दिल खुश हो गया। इतने सालों बाद इस आंगन में फिर से किलकारियां गूंजेगी। फिर सबने नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान राहुल ने देखा कि मम्मी आरजू का बहुत ध्यान रख रही है। उसे अच्छा लगा। अगर आज उसकी मम्मी होती तो वो भी ऐसे ही खुश होती। सब होने के बाद राहुल बोला, अच्छा दादाजी, हम चलते हैं। बेटा, मेरी एक बात मानोगे? तुम काम पर चले जाओगे तो ये अकेली घर पर क्या करेगी? ऐसा करो, तुम इसे यहाँ छोड़कर जाओ, शाम को वापस आते वक्त ले जाना, नहीं तो कोई छोड़ आएगा। मम्मी, इतना सफर इसके लिए ठीक नहीं होगा। राहुल ने चिंता जताई। नहीं बेटा, कोई डर नहीं होता। तुम हमारे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर अपने तो घर में ही डॉक्टर है। आरजू ने मम्मी को कहा था, सो उन्होंने राहुल को कह दिया। वैसे भी वो ऐसे समय में आरजू को अपने पास रखना चाहती थी। राहुल ने आरजू की तरफ देखा। वो बोली, ठीक है तो कह रही है मम्मी जी, वैसे भी मेरा कहीं नहीं जाना होता। दिन में मम्मी के पास रहूंगी, आप अपना काम भी आराम से कर सकते हैं। राहुल कहता,
ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहे, कहकर राहुल ने आरजू की तरफ देखा। आरजू उसे बाहर तक छोड़ने आई। राहुल बोला, सुनो, कोई काम नहीं, कोई शरारत नहीं, और ये मत सोचना मैं नहीं हूँ तो जो मर्जी होगा वो करोगी, मैं कभी भी आ जाऊंगा। ओके, अब जाइए, वरना अंदर सब समझेंगे कि आप मुझे यहाँ छोड़ना नहीं चाहते, कहकर उसने राहुल को कार की तरफ धकेलते हुए बाय कहा। राहुल वापस मुड़कर बोला, एक और बात सुनो जरा। आरजू पीछे मुड़ी तो राहुल ने जल्दी से उसकी गाल पर किस कर दिया और बाय कहकर कार में बैठ गया। आरजू का मुंह लाल हो गया था। वो आसपास देख रही थी कि किसी ने देखा तो नहीं। आरजू ने वापस आकर चैन की सांस ली। वो आकर मम्मी के पास बैठ गई। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इस तरह क्यों सांस ली? मम्मी, कल सारा दिन बड़ा परेशान कर दिया था उसने, पैर नीचे भी नहीं रखने दिया, तंग आ गई एक ही दिन में, आरजू बोली। मम्मी हंस पड़ी, फिर बोली, लेकिन इससे पता चलता है कि तुझे कितना प्यार करता है वो। अच्छा बताओ क्या खाना है, मैं बना देती हूँ, कहकर मम्मी किचन की तरफ चली गई। दादाजी और पापा उसके पास बैठे थे। दादाजी बोले, बेटे, अगर राहुल ऐसा करता है तो अच्छा है, तुम थोड़ी लापरवाह हो इसलिए वो डरता है। देखो, अब तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना होगा। बेटा, तुम्हें जो भी चाहिए खुद कहकर मंगवा लिया करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना भी पड़े तो अकेले नहीं जाना, ठीक है बेटा? अच्छा जाओ, जाकर आराम करो, पापा बोले। आरजू अपने कमरे में आ गई। तभी राहुल का फोन आ गया। उसने फोन उठाया। उसने पूछा, आरजू क्या कर रही हो? मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। राहुल ने फोन बंद कर दिया। आरजू हैरान कि इसे क्या हुआ। तभी राहुल की वीडियो कॉल आई। आरजू अब समझी कि उसने फोन बंद क्यों किया था। उसने फोन ऑन किया। हाँ जी राहुल, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? ये लो, देख लो, मैं कमरे में ही हूँ और ये है बेड। अब खुश? यार मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था, तुम तो बेड तक पहुँच गई। तुम बहुत बोल्ड हो गई हो। राहुल ने मजाक किया। मुझे नहीं हंसना तुम्हारी ऐसी बात पर, तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, आरजू बोली। अच्छा नाराज मत हो, मैं सच में तुम्हें देखना चाहता था। भरोसा अगर तुम पर नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? तुम खुश रहा करो। अगर तुम्हें मेरे बार बार फोन करने से परेशानी होती है तो अब नहीं करूंगा, ओके? टेक केयर, कहकर उसने फोन बंद कर दिया। आरजू फिर हैरान, अब इसे क्या हुआ? कहीं नाराज तो नहीं हो गया? मैं भी पागल हूँ, यूं ही बेचारे को डांटती रहती हूँ। इस बार उसने राहुल को फोन किया। उसने झट उठा लिया। हेलो, हाँ जी, क्या हुआ? कुछ चाहिए? मैं आऊँ? नहीं, आप काम कीजिए। मैं तो समझी थी कि कहीं तुम नाराज तो नहीं हो गए। चलो ठीक है, तुम काम करो, कहकर उसने फोन रख दिया। तब उसे चैन आया। दिन जल्दी से बीतने लगे। एक दिन शाम को आरजू को उसके पहले वाले पापा का फोन आया। हेलो बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ पापा, आप बताइए आप कैसे हो? आरजू बोली। ठीक हूँ बेटा, तुम्हारी शादी को इतने दिन हुए, तुम घर नहीं आई। राहुल को लेकर घर आ जाना। ऐसा करो, आज डिनर पर आ जाओ, पापा बोले। आरजू सोचने लगी, फिर बोली, पापा मैं राहुल से बात करके बताती हूँ। पापा का फोन बंद करके उसने राहुल को फोन लगाया। हेलो राहुल, वो सुनील पापा का फोन आया था, उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया है। ठीक है, शाम को तैयार रहना, मैं आऊंगा तो चलते हैं। राहुल मीटिंग में था। वो आरजू का फोन झट से उठा लेता था। उसे लगा था कि आरजू को कुछ हुआ ना हो, इसे कुछ चाहिए तो नहीं। जिस मीटिंग रूम में उसने फोन बैन किए हुए थे वही वो अब बात कर सबके मुंह की तरफ देख रहा था। राहुल ने मुंह ऊपर उठाया तो सब नीचे को मुंह करके बैठ गए। आरजू ने अपनी मम्मी को बताया कि उसे पापा ने डिनर पर बुलाया है। मम्मी थोड़ी परेशान हो गई। बेटा, उन्होंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं किया है, मुझे डर लगता है कहीं वो बीवी नुकसान न पहुंचाए। तुम लापरवाही मत करो, अब 5वां महीना है, उस औरत को तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा। तुम मना कर दे। नहीं मम्मी, बेशक उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया और हमेशा सौम्या का फायदा देखा, लेकिन उन्होंने कभी मुझे शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई। बाकी मैं ये सब उस माँ के लिए कर रही हूँ जिसने मुझे प्यार किया, पाला। उन्होंने मुझसे बस यही वादा लिया कि पापा के साथ रहना, उनका कहा मानना, सो मैं वही वादा निभा रही हूँ। बाकी मैं ध्यान रखूंगी। आप मुझे ये बताइए कि मुझे क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या नहीं। ठीक है बेटा, तेरी मर्जी है, मैं लिस्ट बना देती हूँ, कहकर मम्मी ने जो चीज़ें खानी चाहिए और जो नहीं खानी चाहिए उनकी अलग अलग लिस्ट बनाकर उसे दे दी। शाम को राहुल के आने से पहले ही वो तैयार हो गई थी। उसे अपनी पालने वाली माँ से किया वादा निभाना था। वो उसके प्यार का कर्ज कभी नहीं उतार सकती। राहुल और आरजू दोनों उसके पापा के घर पहुंच गए। पापा बहुत खुश हुए। सौम्या और उसकी मम्मी भी खुश थे। आरजू को कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर उसने कुछ शो नहीं किया।
आरजू ने राहुल को पहले ही बता दिया था, तो वो बोला, मेरे होते हुए तुम्हें और मेरे बच्चे को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कुछ गिफ्ट्स हैं, उन सबको दे देना। सब अंदर लिविंग रूम में बैठे थे। आरजू ने उन सबको बारी बारी से गिफ्ट दिए, फिर घर के नौकरों को भी पैसे दिए। सब खुश हो गए। पापा की हालत भी पहले से ठीक लग रही थी। सौम्या भी राहुल को जीजू जीजू कहती उसके पीछे पड़ी थी और मम्मी उसे खाने को कुछ न कुछ ला कर दे रही थी। आरजू को लग रहा था मानो वो यहाँ पहली बार आई हो। अजीब सी घुटन लगने लगी। उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल उन लोगों से बात करता करता रुक गया और उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ आरजू, ठीक तो हो? पता नहीं, अजीब सी घबराहट हो रही है, आरजू बोली। राहुल ने उसके सर को हाथ लगाकर देखा। उसकी बातें समझते हुए बोला, घबराओ मत, मैं हूं ना, कहकर वो हंस दिया। खाना खाने के बाद वो लोग घर जाने के लिए चले तो पापा ने राहुल और उससे एक गिफ्ट दिया और राहुल से बोला, बेटा, तुमने जो हमारे लिए किया कोई बेटा भी नहीं करता। हम तुम्हारे जिंदगी भर के कर्जदार हैं। तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। आरजू के लिए तुम्हें चुनकर मैंने गलती नहीं की। पापा, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। आप लोगों ने आरजू को इतने साल रखा, पाला और सबसे बड़ी बात, इसे मुझे दिया। ऋणी तो मैं हूं आपका। बाकी ये सब मैंने आरजू के लिए किया। आगे से ऐसी बात मत कीजिएगा, राहुल बोला। नहीं जीजू, पापा सच कह रहे हैं। आप ना होते तो मेरा क्या होता? वो सतीश तो मुझे छोड़ ही देता। आपने उसकी हेल्प करके मेरी हेल्प की है। थैंक यू जीजू, सौम्या बोली। मैंने कहा ना कि मैंने सब कुछ आरजू के कहने पर किया। थैंक यू कहना है तो इसे कहिए। राहुल की बात सुनकर सौम्या ने आरजू का हाथ पकड़ा और उसे सॉरी कहा और साथ ही थैंक यू कहा। आरजू कभी उनकी तरफ तो कभी राहुल की तरफ देख रही थी। जब वो वापस आ रहे थे तो आरजू ने पूछा, क्या अब आप मुझे बताएंगे कि वहां चल क्या रहा था? अच्छा, तो फिर सुनो। उनकी कंपनी डूब रही थी। मैंने उनकी हेल्प करके कंपनी बचाई। फिर तुम तो जानते ही हो कि सौम्या सुंदरलाल के बेटे को यानी सतीश को प्यार करती है। वो शेयर बेचने के बाद कुछ बदल गया था, सो मैंने उसे समझाकर सौम्या से शादी करने को बनाया। बस इतनी सी बात थी। आरजू की आंखें गीली हो गई। उसने ड्राइवर की परवाह नहीं की और राहुल को गले लगा लिया। राहुल ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, अपनी जिंदगी के लिए कुछ भी। घर आकर आरजू अपने कमरे में सोने चली गई। राहुल स्टडी में काम करने चला गया। आरजू सो गई थी। अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। वो घबरा गई। वो राहुल के पास जाने के लिए उठी, लेकिन उससे उठा नहीं गया। उसने राहुल को फोन किया, राहुल, पर उससे बोला नहीं गया। राहुल ने उसकी आवाज में दर्द भांप लिया था। वो भागकर बेडरूम में आया तो उसने दर्द से तड़पती आरजू को देखकर उसकी जान ही निकल गई। उसने पूछा, क्या हुआ आरजू? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आरजू बड़ी मुश्किल से बोली। राहुल उसे उठाकर जल्दी से भागा। वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, इन्हें जल्दी से देखिए, ये प्रेग्नेंट है। आरजू को इमरजेंसी में ले जाया गया। राहुल बाहर बेचैन हो रहा था। उधर लीजा बार बार फोन कर रही थी। हार कर उसने फोन उठाकर कहा, लीजा, अभी वो अंदर ही है। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा, कहकर राहुल ने फोन रख दिया और फिर सोचने लग गया। उसने सोच लिया था कि अगर उसके बच्चे या आरजू को कुछ हुआ तो वो सौम्या और उसकी माँ को छोड़ेगा नहीं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वादा किया था कि वो इन दोनों को कुछ नहीं होने देगा, लेकिन ये सब। उसी वक्त उदय भाग कर आ गया। क्या हुआ? पता नहीं, सब ठीक था। बस उनके घर डिनर पर गए थे। अब देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। कुछ देर में डॉक्टर अंदर से निकल कर आए। वो बोला, इन्हें अपेंडिक्स का दर्द उठा है। ऐसा पहले भी कभी हुआ है? जी पता नहीं, जब से मेरे पास आई है तब से तो नहीं हुआ, राहुल बोला। हाँ, ये कई कई साल नहीं होता। ये भी हो सकता है कि पहली बार हुआ हो। हमने दवा दे दी है, कुछ देर सो ले फिर ठीक हो जाएगी, डॉक्टर बोले। डॉक्टर, बच्चा? राहुल ने पूछा। हाँ, बच्चा बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, डॉक्टर बोली। सर्जरी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? उदय ने पूछा। नहीं, अभी जरूरत नहीं है। कभी ज्यादा दर्द हुआ तो देखेंगे। फिलहाल बच्चा हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं, डॉक्टर ने कहा। राहुल और उदय को कुछ राहत मिली। वो दोनों अंदर आरजू के पास गई। वो सो रही थी। राहुल ने उसके मुंह से बाल पीछे किए। उसने चैन की सांस ली। उदय बोला, राहुल, आज मैं नाइट शिफ्ट में हूँ, अपने रूम में ही हूँ। अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना। वैसे अगर तुम घर जाना चाहते हो तो जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। नहीं, मैं यहीं इसके पास ही रहूंगा। तू अपनी ड्यूटी कर, जरूरत हुई तो मैं बुला लूंगा।
राहुल बोला। उदय के जाते ही लीजा का फोन फिर आया। राहुल ने फोन उठाकर कहा, हाँ लीजा, आरजू बिल्कुल ठीक है, बेबी भी ठीक है। उसे अपेंडिक्स का दर्द हुआ था, इंजेक्शन लगा दिया है, सो रही है, अब सुबह ही उठेगी। तुम लॉक लगाकर सो जाना, बाकी सुबह बात करते। लीजा को भी अब शांति मिली। उसे चिंता हो रही थी कि कहीं आरजू के बच्चे को कुछ हो ना जाए। फोन के बाद उसे शांति मिली। उसने हर देवी देवता से मन्नतें मांग ली थी। वो भगवान का शुक्रिया अदा करने चली गई। राहुल ने आरजू के पेट में हाथ रखकर देखा। धड़कन महसूस हो रही थी। उसे बहुत सुकून मिला। वो काफी देर बच्चे की धड़कन सुनता रहा। दिन गुजरते रहे। आरजू के बेबी आने में सिर्फ कुछ दिन रह गए थे। अब वो अपनी मम्मी के पास ही रहने लगी थी। राहुल भी वहीं रहने लगा था। फिर वो दिन भी आ गया। आरजू ने बहुत ही प्यारे लड़के को जन्म दिया। सब उसके आसपास इकट्ठे हो गए। बेटा बहुत ही प्यारा गोलू मोलू था। सबसे पहले आरजू की मम्मी ने उसे अपनी गोद में उठाया। सब उनके आसपास इकट्ठे हो गए। देखो तो ये किसके जैसा है? ये ना आरजू जैसा है, लेकिन इसकी नाक राहुल जैसी है, मम्मी बोली। राहुल के पापा बोले, मुझे तो इसका चेहरा भी राहुल जैसा लगता है। राहुल जब पैदा हुआ था ऐसा ही तो था। तुम सब छोड़ो, ये मेरे जैसा है, मेरा पर पोता जो है। सब हंस पड़े। राहुल को बच्चे उठाना भी नहीं आता था। वो बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर अपने पास कर बैठा। फिर वो कुर्सी पर बैठ गया और गोद में उसे खिलाने लगा। उसे डर था कि कहीं वो गिरा ना दे, लेकिन उदय बड़ी आसानी से उसे उठा लेता। ईशान और रॉकी भी उसे देखने आए, पर मनीषा उन्हें छूने भी नहीं दे रही थी। वो बच्चे की तरफ बच्चे की ओर से ही बोली, मैं कब से आया हूँ, तुम सब लेट आए हो, तुम्हें लेट आने की सजा मिलेगी। अब मैं आप लोगों से बात भी नहीं करूँगा। ईशान बोला, अरे बेटा, तेरे चाचू तो पुलिस वाले हैं, चोरों को पकड़ कर ही आना था, और लोगों की तरह थोड़ी वेल्ले है। मुंह उठाया और चले आए। देख लो काकू, ये तेरी मासी का मजाक उड़ा रहे हैं, तुम मेरा साथ देना, ठीक है? ये सब तो बहुत ही खराब है, मनीषा बोली। हाँ भाई, इसे उठाने के पैसे लगेंगे आज तो। जो भी उठाएगा वो पहले इसे शगुन देगा, आरजू की मम्मी हंस के बोली। मनीषा बोली, हाँ ये भी ठीक है, ये मेरी ओर से शगुन। मेरा बेटा बड़ा होकर पायलट बनेगा। चलो ठीक है, मैं उसे उठाने को दूंगी जो पहले कोई गाना सुनाएगा। ईशान बोला, हम पुलिस वालों को कहाँ गाने आता है, चलो कोशिश करता हूँ। यशोदा का नंद लाला व्रज का उजाला है, मेरे लाल सा, कहकर उसने काकू को उठा लिया। वो उसे देखने लगा। मेरा गोलू सा, ये तो मम्मी के जैसा तेज होगा, ये बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर होगा। नहीं, मैं इसे अपने जैसा बनाऊंगा, नहीं तो मेरा बिजनेस कौन संभालेगा? राहुल बोला, तुम रहने दो, ये अपने मामा जैसा डॉक्टर बनेगा और मेरा हॉस्पिटल संभालेगा, है ना गोलू? उदय बोला, तुम लोग रहने दो, नन्ही सी जान को क्या क्या बना रहे हो, इसे जो बनना है वो बनेगा, दादाजी बोले। इसी तरह सभी हंसते मुस्कुराते रहे। आरजू राहुल का बेटा बहुत ही प्यारा था। हर कोई उसे उठाना चाहता था। आरजू खुश थी। उनकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा था। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद।